161 सिंदूर तेरे नाम का। एकांशी तैयार हो के नीचे किचन में आ गई और काकी को देखा जो कि नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। काकी उसे देख मुस्कुरा के बेटा जल्दी उठ गई। एकांशी काकी की बात सुन के हम रात को जल्दी सो गए थे। काकी उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है। एकांशी काकी को देख आप हटो साइड, नाश्ता हम बनाते हैं। काकी उसकी बात सुनकर नहीं बेटा हम बना लेंगे, आप बस यहीं पर खड़े रहो। एकांशी काकी को देखती है। उसके बाद उनके हाथ से चाकू लेते हुए उस दिन तो हम देर से उठे थे इसलिए आपकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन हमने कहा था ना नाश्ता हम बनाएंगे, आज का नाश्ता हम बनाते हैं, आप इधर रुको, कभी कभी आराम भी कर लिया करो, सारा दिन काम के लगे रहते हो। काकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसे देखते हुए कहाँ काम करते हैं बेटा, सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। अब आप और राग बाबा आ गए हैं इसीलिए थोड़ा सा काम है, नहीं तो मैं अकेली तो रहती हूँ अपना खाना पीना, और अगर इतना भी काम नहीं करेंगे तो जल्दी ही चारपाई पकड़ लेंगे हम। एकांशी उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अभी तो आप जवान हो, अभी से आप कैसे चारपाई पकड़ोगे। काकी उसकी बात सुन के बदमाश कहाँ से जवान हो। एकांशी उन्हें देख हर तरफ से तो आप जवान हो, अभी आपके बाल भी सफ़ेद नहीं हुए हैं। काकी सब्जी काट रही थी। एकांशी उनसे पूछकर कि सूजी कहाँ पर है। काकी उसे सूजी का डब्बा देती है। उसे देखते हुए क्या बना रही हो। एकांशी उनको देखकर राग को सुबह सुबह उपमा बहुत पसंद है इसलिए उनके लिए उपम बना रहे हैं, तुम तैयारी करो तब तक मैं सब्जी काट दूंगी। एकांशी उनकी बात सुनकर दे हम ठीक है, लेकिन आप पहले ये बताओ आपको क्या पसंद है, हम आपके लिए क्या बनाएं। काकी उसके बात सुनकर तुम जो प्यार से बनोगे मैं वही खाऊंगी, मेरी कोई स्पेशल डिमांड नहीं है। एकांशी उनकी बात सुनकर ऐसे कैसे, कोई फेवरेट डिश नहीं है, आप बताओ मैं आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। वो उसे काफ़ी बार मना करते हैं लेकिन जब एकादशी नहीं मानती तो हारकर उन्हें बताना पड़ा। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। एकांशी उनकी बात सुनकर उनसे आलू पूछकर कुकर में जल्दी से आलू उबालने रख देती है और तब तक सूजी में मिक्स करके सब कुछ तैयार करके रख देती है। इतने में आलू भी उबल गए थे। काकी उसे देख मैं आलू की चटनी बना देती हूँ। एकांशी उन्हें देख आप हमारे साथ बराबर का काम कर रहे हो, फिर हमारे काम करने का क्या मतलब हुआ, आप आराम से बैठो सारे काम हम कर लेंगे। काकी उसको देखो ऐसे कैसे, अकेले थोड़ी ना तुम्हें काम करने दूंगी, यह छोटे छोटे काम है यह मैं कर दूंगी, तुम बाकी का काम करो, मैं आलू के पराठे तैयारी कर देती है। थोड़ी देर में एकांशी उपमा तैयार करने के बाद वह आलू पराठे के लिए आटा लगाती है तो काकी ने आलू की चटनी बना करके उसे मिर्च मसाले डालकर तैयार कर दिया था। एकांशी ने देखकर काकी आप आराम से बैठो ये हम कर लेंगे। काकी उसे देख कोई बात नहीं ये लीजिए पराठे तुम बना लेना। एकांशी काकी को देख काकी दही है क्या। काकी उसे फ्रिज में से जल्दी से दही निकाल कर देती है। एकादशी उसका बूंदी का रायता तैयार करते थे और काकी को देखकर काकी आप जब तक काफी बनाओ हम राग को जगा कर आते हैं, उसके बाद साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। काकी उसके पास सुनकर मुस्कुरा देती है और एकांश अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में आकर देखा तो अभी भी कंबल ओढ़े सोया आराम से सो रहा था। एकांशी उसे देख मुस्कुरा देती है। घड़ी में समय देखते हैं तो सुबह के 9:30 बज रहे थे कि घड़ी को देखा कमाल है और डॉक्टर साहब इतनी देर तक सो रहे हैं। जल्दी से उसके पास जाकर उसके माथे पर आए वालों को पीछे करके प्यार से उसका माथा चूम लेती है। राग के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। एकांशी उसके मुस्कुराते होठों को देख अच्छा आप जाग रहे थे, फिर सोने का नाटक क्यों, आप उठे क्यों नहीं, रेडी होके नीचे क्यों नहीं आए। राग उसकी बात सुनकर उसकी कलाई पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है। एकांशी का पूरा भार उसके ऊपर आ जाता है। एकांशी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी तो राग उसे देखते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे लगता है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, का मेरी धर्मपत्नी है और मुझे प्यार से उठाए, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ है। उसकी बात सुनकर हम नाश्ता बनवा रहे थे काकी के साथ, अब आप जल्दी से उठे, काकी हमारा इंतजार कर रही है। एकांशी राग को देख जल्दी से रेडी हो जाओ। राग उसके बात सुनकर उसके होठों पर अपने हाथों को चलते हुए बिल्कुल नहीं, पहले मेरी मॉर्निंग किस उसके बाद उठूंगा। एकांशी उसकी बात सुनकर रात भर आपका पेट नहीं भरा, आप सुबह से ही। राग उसकी बात सुनकर यह भी कोई पेट भरने की चीज़ है क्या, पहले मेरी मॉर्निंग किस। टाइम वेस्ट मत करो वरना बात कहोगी मेरी वजह से नाश्ता ठंडा हो गया। एकांशी उसकी बात सुन के अपने मन में जब तक उसकी बात नहीं मानेगी वो नहीं उठेगा तो वह झुके उसके गाल पर किस करती थी। राग उसकी तरफ देखकर मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, फिर अपने होठों पर हाथ रख, यहाँ पर किस चाहिए। एकांशी मुस्कुराते बहुत बेशर्म होते जा रहे हो आप। राग उसे देख जल्दी से उसके होठों को कैद में ले लेता है। थोड़ी देर किस करने के बाद उसे छोड़ते हुए जाओ, छोड़ रहा हूं तुम्हें, इसका बदला रात को लूंगा। एकांशी उसे अपनी आंखों को बड़ी करके देखती है, पहले से इतनी बड़ी आंखें हैं और बड़ी मत करा करो, बेचारा मैं बच्चा वैसे ही डर जाता हूँ। एकांशी उसके बात सुनकर अच्छा आप डर जाते हो। अपराग
बाथरूम की तरफ जाते हुए, मुझे तुमसे लड़ने का मूड नहीं है, आता हूँ मैं रेडी होके नीचे। राग बाथरूम में जाते हुए उसकी तरफ आई बिकम करके बाथरूम में चला जाता है एकांशु। उसे देखकर, ऐसे देखकर पहले तो मुंह खुला खड़ी रहती है, लेकिन फिर मुस्कुरा करके कपड़े बैग पर रखी है और नीचे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं करीब 15 मिनट बाद राग नीचे आता है तो काकी और एकादशी दोनों ही उसका नाश्ते पर वेट कर रही थी। राग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए काकी को देख, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, पता नहीं कैसे आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं बेटा, अभी अभी हमें किचन साफ करके बस आकर बैठेगी, फिर तीनों साथ में नाश्ता करते हैं। राग काकी को देखा कि आज का नाश्ता आपने बनाया है? नहीं, आज का नाश्ता एकांशी बिटिया ने बनाया है। राग उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और एकादशी को देखते हुए धीरे से, यहाँ पर भी चैन नहीं है ना एकादशी? उसे देख, एक तो हमने आपका फेवरेट नाश्ता बनाया है और आप हमें ताने दे रहे हो। राग उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए, थैंक यू मुझे मेरा फेवरेट नाश्ता खिलाने के लिए। एकांशी उसे देख, थैंक यू किस लिए? राग उसे देखते हुए उसके कान में धीरे से, कल रात के लिए। एकांशी उसकी बात सुन के है वह राग को घूर कर देखने लगती है धीरे से, आपको शर्म नहीं है? तो राग उसे देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर, मैंने क्या कहा? एकांशी उसे देख अपना ध्यान नाश्ते पर लगा देती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। राग उसे देखकर, आज कहाँ जाने का प्लान है? एकांशी उसे देख, थकान हो रही है, हम घर पर ही रहेंगे। राग उसे देख, ठीक है तो मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। राग ने ये बात काफी हिचकते हुए कहा। एकांशी एक बार को तो उसे घूरने लगी, लेकिन अगले पल खुद को रेस्ट करने का सोचकर उसने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि अगर राग घर पर रहता तो उसे रेस्ट नहीं करने देता। उसे देख, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना वरना मैं दादू को आपकी शिकायत कर दूंगी। राग उसे देख हर बात में बस धमकी देती रहना है, यह नहीं कहना खुद को रेस्ट करना है, इसलिए मुझे परमिशन दिए। उसने नाश्ता कर लिया था, टेबल से उठाते हुए उसका माथा चूमकर रूम में जाकर रेस्ट करना, किसी और काम में नहीं लगना। घर में काफी सर्वेंट है, वह काम कर लेंगे, फिर काकी को देख करके अभी आराम कर लेना, बाकी का काम हो जाएगा। राग वहां से बाहर की तरफ बढ़ जाता है। वही एकादशी उसे जाते देखा अपने कमरे की तरफ जाते हुए, काकी आप भी आराम कर लीजिए, मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगी। वहीं दूसरी तरफ संजना आज अभी तक उठी नहीं थी। राज जब बाहर आया तो एकता जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, प्रॉब्लम तो नहीं है? राज अपनी माँ को देखकर, हाँ माँ, बस कल रात को उसे शायद को बुरा सपना देखा था, जिस वजह से उसे देर से नींद आई। अब मैं उसे उठाना जरूरी नहीं समझा, अभी डॉक्टर से मैं अपॉइंटमेंट लिया है, आज एक बार और चेकअप करा कर लाता हूँ। उसकी बात सुनकर एकता जी चिंतित होकर, पता नहीं किसकी नज़र लगी है बच्चे को, तुम एक बार डॉक्टर के पास जाके आओ, उसके बाद में उसकी नज़र उतारू। राज अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, आप इतनी चिंता मत किया कीजिए, हम हैं ना, वही तो मैं और राज दोनों हैं, पर रात को भी आप हमें नीचे देखकर परेशान हो गई थी। राघव वहां आके कहता है, एकता जी उसे देख, जब खुद माँ बाप बनोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा चिंता क्या होती है, और मैं अपने परिवार में सिर्फ खोया ही है, अब दोबारा इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोगों की खुशियों में की कोई अड़चन सहन कर सको। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों उनके पास बैठ जाते हैं, उनको बाहों में, चिंता मत कीजिए, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, जो बुरा होना था वो कर चुके हैं, तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। एकता की उनकी बात सुनकर बस भगवान से यही एक दुआ है कि अब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी ना लाए। निश जी वहाँ आते हुए, अब तुम ही समझाओ अपनी माँ को, मैं तो समझाते समझाते थक गया, पता नहीं इसके मन में क्या है। उनकी बात सुनकर दोनों ही अपनी माँ को देखने लगते हैं और उनके हाथ को अपने हाथ में थामकर, क्या बात है माँ, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है? एकता जी उन्हें देख, पता नहीं बेटा, बस एक अलग से बेचैनी है, ऐसा लगता है कहीं खुशियाँ कुछ पल भर की ना हो, हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। उनकी बात सुनकर राघव और राज दोनों उन्हें देखते हुए, माँ आप अपने मन से डर निकाल दीजिए, शायद इतने सालों से आपने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए आपके अंदर ही डर बैठे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, हम हैं ना। एकता जी उनकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर उनके चेहरे को छूकर, पता नहीं मैं भी तुम लोगों को चिंता दे दी, मेरा भी दिमाग में खराब हो गया है, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, चलो मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। फिर राघव को देखते हैं कि पिंकी ठीक है ना, हम वह ठीक है, बस रेडी होकर बाहर आ रही है। एकता जी उसके बात सुनकर, ठीक है, मैं इतने सेफ से नाश्ता बनाने के लिए कह देती हूँ, वरना वह जाकर किचन में लग जाएगी। पहले खुद के बारे में नहीं सोचा, अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी उनको।
जरा सी परेशानी हो तो खुद परेशान हो जाती है। सच में आप जैसी माँ हर किसी के पास हो ना, तो कोई भी बेटा बहू अपने घर में लड़ाई को लगा परेशान ना हो। एकता जी, बात सुनकर ये तो तुमने गलत कहा। हर घर में अगर मेरे जैसी बहुएं हो तो किसी भी घर में सास बहू में लड़ाई ना हो और उनकी वजह से बेटे परेशान ना हो। मुझे उठने दे, मैं सबको बताती हूँ। तो क्या खाने में बनाना है? संजना और पिंकी दोनों के लिए हेल्दी खाना जरूरी है। और तुम दोनों जरा तुम्हारी बहन से फोन करो, सिंगापुर में जाकर माँ की तो याद ही नहीं आती है उसे। दोनों एकता जी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अनटाइटल्ड चैप्टर। एकता जी वहां से दोनों को एकांशी के पास फोन मिलाने का बोल किचन में चली गई। वहां जाकर उन्होंने सैफ को आलू का पराठा, रायता और इडली बनाने के लिए बोला और थोड़ा सा पोहा बनाने को कहा। सैफ ने उन्हें देखकर हाँ में सिर हिला दिया और एकता जी वहां से बाहर आ गई। पिंकी जो कैमरे से रेडी होकर आई थी, किचन में ही आ रही थी। एकता जी उसे देख आधे रास्ते से वापस लाते हुए, कोई जरूरत नहीं अंदर जाने की, मैं सैफ को बोल दिया वह सारा खाना बना देगा, चुपचाप मेरे साथ बाहर आकर बैठ। पिंकी उन्हें देखते हुए विचारगी सी शक्ल बनाकर, माँ कितने दिन हो गए शेफ हाथ का खाना खाते हुए, आज मैं खाना बना देती हूँ। एकता जी उसे देख, अगर तुझे सैफ के हाथ का खाना नहीं खाना है तो बैठ जाकर, मैं खाना बना देती हूँ। पिंकी उनकी बात सुनकर, नहीं माँ, मैं तो इसलिए कह रही थी मेरी तबीयत ठीक है। एकता जी उसकी बात सुन के, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तेरा आखिरी टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम चुपचाप रेस्ट कर, चल बाहर चल। वैसे भी डॉक्टर ने तुझे कहा है ना रेस्ट करने के लिए, कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुझे जितना जाकर खाना बनाना, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी, ठीक है। फिर दोनों ही साथ में बाहर आके बैठ जाते हैं। वही राघव जो एकांशी को कॉल कर रहा था, लेकिन जब एकादशी कॉल नहीं उठाती तो वह अपनी माँ को देखना, गुड़िया ने फोन नहीं उठाया है, शायद सो रही हूँ। एकता जी राघव की बात सुनकर, पता नहीं क्या है ये लड़की भी पहले तो इतना नहीं सोई थी, इसकी भी आदत खराब होती जा रही है। यह नहीं एक बार माँ से फोन करके उनका हाल चाल ले ले और अपना हाल चाल दे दे। एकता जी की बात सुनकर वहां सब बैठे मुस्कुरा देते हैं। पिंकी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, वह तो कुछ और सोच कर ही मुस्कुरा रही थी। वह एकता जी को देखकर, कोई बात नहीं माँ, हो सकता है रात को कहीं बाहर घूमने गए हो, लेट आए हो, इसलिए थकान की वजह से सो रही होगी, थोड़ी देर बाद खुद कॉल कर लेंगे। और वैसे भी कल मेरी उससे बात हुई थी, ठीक है। वह एकता जी उसकी बात सुनकर मुंह बना लेते हैं, थोड़ी सी बात मेरे से नहीं कर सकती थी वह लड़की, आने दे इस बार उसका फोन, उसके अच्छे से डांट लगाऊंगी और एक बार सिंगापुर से वापस आ जाए तो उसके कान अच्छे से मरोड़ होंगे, मैं उसे बिल्कुल चिंता नहीं है। एकता जी की बात सुनकर, आप तो बच्चे के पीछे पड़ गई, हमने उसे घूमने के लिए बोला है और खुद ही हम सब नहीं तो कहा था वह यहाँ की चिंता ना करे, और अगर मैं यहाँ की चिंता करेगी तो कैसे एंजॉय करेगी। और वैसे भी आपका धमाल को आप जानती हूँ, यहाँ आने के बाद आपकी दामाद के पास उसके लिए फुर्सत नहीं होगी, तो ये टाइम पीरियड उसे आपके दामाद के साथ ही बताने दीजिए। एचडी की बात सुनकर एकता जी का मुंह बन जाता है, हाँ तो मैं थोड़ी ना मना कर रही हूँ कि वह दामाद जी के साथ समय न बताएं, मैं तो सिर्फ अपने लिए 5 मिनट ही तो मांग रही हूँ। मैनू मन करता है उससे बात करने का। एक कांची यह बात का ही रही थी, इतनी बार राघव के पास गुड़िया के नाम से नंबर से फ्लैश होता है, वह अपना फोन देख कर लीजिए, वह आपकी गुड़िया ने आपकी सुन ली, उसका फोन आ गया है। एकता जी मुंह बनाकर कह दो उससे, मुझे उससे बात नहीं करनी है, मुझे बहुत नाराज हूँ। यश जी उनकी बात सुनकर हंसते हुए, अभी तो शिकायत करी थी कि बेटी बात नहीं करती है और अब नाराज होना है। एकता जी उन्हें घूर कर देखती है तो वह भी चुपचाप अपने होठों पर उंगली रखकर बैठ जाते हैं। अच्छा बाबा, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, आप जानो आपकी बेटी जाने। राघव हंसते हुए फोन उठाते हुए, एकांशी फोन, हेलो भैया। राघव उसकी बात सुनकर, गुड़िया कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ। वह मैं शायद मैं वॉशरूम में थी, आपका फोन आया तब आपका कॉल देखा तो मैं अब आपको कॉल बैक किया। सब ठीक है ना भाभी? माँ संजना भाभी सब ठीक है रे शांत, मैं फोन स्पीकर पर किया हुआ था। वह सबकी तरफ देख मुस्कुराते हुए, हाँ बाबा सब ठीक है और अभी सब हाल में बैठे हैं, ले तू पहले माँ से बात करना। बहुत नाराज हो रही है एकांशु उसकी बात सुनकर, क्यों क्या हुआ, क्यों नाराज हो रही है? एकता जी मुंह फूलते हुए, तुझे क्यों पता होगा, तो तुम सिंगापुर घूमने में बिजी है ना, माँ से एक बार भी बात की तूने जाने के बाद? एकांशी अपनी बात की माँ की बात सुनकर, माँ अभी परसों तो आपसे बात की थी। वो उसकी बात सुन के मुंह खोले, परसों को बीते 48 घंटे हो गए बेटा जी, एक बार माँ से भी बात कर लिया कर। सब मुस्कुरा देते, अच्छा माँ अब मैं जब तक यहाँ रहूंगी आपसे बात करूंगी, अब तो नाराजगी छोड़ दो। एकता जी उसकी बात सुनकर, पक्का बात करेगी? एकांशु उनकी बात सुनकर, हाँ माँ पक्का बात करूंगी, किसी और से बात करो ना करो लेकिन आपके पास में जरूर कॉल करूंगी।
फिर ठीक है, लेकिन अपने पापा से मत करना, यह मेरे को चढ़ाएंगे। फिर एकांशु उनकी बात सुनकर हंसते हुए, माँ अब पापा दोनों आपस में नहीं लड़ो, मैं दोनों से ही बात कर लूंगी। यश जी उसकी बात सुनकर, हाँ ये बात सही कही तूने, दोनों से बात करना, वरना तेरी माँ तो ये समझता है तो बस इसी की बेटी है और तो कोई तुझसे बात ही ना करे। अपने मम्मी पापा के बीच लड़ाई देखकर आपस में क्यों लड़ रहे हो, मैं आप दोनों की ही बेटी हूँ। एक दूसरे से बात करने के बाद गुड़िया सब ठीक है, हम दोनों ठीक है और फिर राग भी यहाँ पर। और आप जानते हो ना, एक बार वहां आ गए तो अपने हॉस्पिटल की जगह कुछ नहीं देखेंगे। हम इसलिए भेजा है, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय करो। थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद फोन काट देते हैं और एकांशी बेड पर लेट हुए थकान की वजह से तभी की तभी सो जाती है। दूसरी तरफ गुप्ता हाउस में नाश्ता तैयार था और शेफ वहां आकर, खाना तैयार है, आप हमने टेबल पर लगा लिया। ठीक है, हम लोग खा लेंगे, तुम लोग भी नाश्ता कर लो। उसके बाद वो सब किचन में चले जाते हैं। एकता जी, राज को देख बेटा, संजना को उठा दे, हम लोग नाश्ते में इंतजार कर रहे हैं। राज हाँ में सिर हिलाकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। देखा तो संजना शीशे के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। और माँ को तो नहीं बताया ना? राज ने उसे देखा, तुम्हारे न देरी सोने की, वैसे मैंने पूछा तो मैं बता दिया। आपने क्यों बताया? आप जानते हो ना माँ कितनी जल्दी परेशान हो जाती है, तुम सास बहू का तुम जानो मतलब। चलो आ जाओ बाहर, माँ वेट कर रही है तुम्हारे खाने पर, नाश्ता लग गया है संजू। उसकी बात सुनकर सिंदूर की डीबी उसके आगे बढ़कर, पहले ये लगाओ उसके बाद चलते हैं। राज मुस्कुराकर उसकी मांग भर देता है और दोनों ही परिवार की तरफ बढ़ जाते हैं। एकता जी ने उसे देखा, क्या बात है बेटा, रात को तबीयत खराब हुई थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा था ना, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। संजना एकता जी की बात सुनकर पहले राज को घूरकर देखती है। राज अपने कंधे ऊपर करते हुए, मैं क्या करूं, तुम जानो और माँ जाने देखते हैं। उसके बाद वो एकता जी को देखने लगती है। वह एकता जी के पास बैठे हुए, माँ मेरी तबीयत एकदम ठीक है, बस हल्का सा कोई बुरा सपना देखा था इसलिए घबरा गई थी, और कभी मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। एकता जी मुस्कुराकर उसे अपने पास बिठा लेती है और उसका सिर सहलाकर, चल ठीक है, लेकिन कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। यह भी कोई कहने की बात है, बेटी अपनी माँ के पास नहीं आई थी तो किसके पास आएगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं राज से पहले आपको बताऊंगी। एकता जी मुस्कुरा देती है। खाना लगाया हुआ था, दोनों भाई एक दूसरे की नज़रों में देखते हुए, ये सास बहू कम और माँ बेटी ज्यादा लग रही है। राग सही कहता है, अपने अपने घर में हम बेटे कम और दामाद ज्यादा हो गए। यश जी उन्हें बातें करते देख मुस्कुराते हुए, उसकी आदत डाल लो आप और अपने दोस्त राग को भी कह देना, वह भी मेरी गुड़िया है, इतनी प्यारी, जहाँ जाती है सबके दिल में जगह बना लेती है। दोनों भाई अपने पापा की तरफ देखते हुए, आपको बड़ा मजा आ रहा है, अपना ध्यान खाने पर लगा लेते हैं। दोनों भाई भी अपना ध्यान नाश्ते पर लगा देते हैं। एकता जी राघव को देख, पिंकी को भी दिखाने जाना है क्या? नहीं माँ, ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहेगी, बाकी अब डिलीवरी पीरियड भी 15 दिन बाद शुरू हो जाएगा तो कोई कभी भी डिलीवरी हो सकती है। फिर राज को देख, तुम लोग एक बार दिखा लो, वैसे भी तुम लोग सफर से आए हो, कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर बता देगी। राज उसे देख के 12 बजे के बाद मैं ऑफिस से आऊंगा। उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। एकता जी पिंकी और संजना दोनों को देख, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया है, अब पहले बस कोई काम नहीं, अपने अपने रूम में जाकर आराम करना है। घर में तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, कोई भी परेशान हो तो मुझे फोन करना। दोनों एकता जी को देखकर मुस्कुराते हुए, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों हैं ना और हम एक ही साथ रहेंगे। और फिर अभी तो सोकर उठे हैं, कितना तो आराम कर लिया, अब आराम भी नहीं करना? एकता जी उन्हें देख, ठीक है, लेकिन कोई काम भी नहीं करना, आराम से बैठ जाना। अगर तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है तो मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। फिर यश जी को देख, आप ऑफिस कब जाएंगे? यश जी एकता जी को देखकर, बस थोड़ी देर में निकलूंगा, कोई काम है? एकता जी उन्हें देखकर, नहीं कोई काम नहीं है, लेकिन ऑफिस से आते वक्त पंडित जी से गोद भराई मुहूर्त पूछ के आना। वैसे तो पिंकी पहले ही गोद भराई हो जानी चाहिए थी, लेकिन गुड़िया की शादी थी इस वजह से नहीं कर पाए। अब गुड़िया तो यहाँ पर है, नहीं है गोद भराई का प्रोग्राम तो करना है। एक काम करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं फिर। पिंकी बेटा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? पिंकी उसे देखना है, बस लोगों को आशीर्वाद ही तो चाहिए। हम संजना के टाइम पर प्रोग्राम बड़ा कर लेंगे और फिर जब तक एकादशी भी आ जाएगी, मेरी समझदार बच्चा। फिर राघव को देख, अपने पापा के साथ तुम भी चले जाना, क्योंकि पिंकी की डिलीवरी कभी भी हो सकती है और हमें डिलीवरी से पहले गोद भराई का प्रोग्राम करना है। अंशी के आने के बाद हम प्रोग्राम करते हैं। उसकी बात सुनकर, गुड़िया को आने में भी समय है बच्चा, और ये टाइम पीरियड ऐसा है कि पिंकी को कभी भी डिलीवरी हो सकती
है। हम कोई टाइम फिक्स थोड़ी ना रख सकते हैं कि हाँ गुड़िया के आने के बाद डिलीवरी होगी, और फिर ऐसे में बच्चों को भी सबका आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। हम छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं और एक बार गुड़िया से मैं बात कर लूँगी। आजकल तो टेक्नोलॉजी के ज़माना है, हमारे साथ वीडियो कॉल के तौर पर जुड़ जाएगी। ठीक है, मैं पापा के साथ चला जाऊँगा। एकता जी उन्हें देख मैं एक बार अनु जी से इस बारे में बात कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद सब लोग अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और एकता जी दोनों को आराम करने कहकर पड़ोस में चली जाती है। जब 163 सिंदूर तेरे नाम का। एकता जी पिंकी और संजना को आराम करने का बोल पड़ोस में एक छोटे से प्रोग्राम में चली गई थी। वहीं एकता जी के जाने के बाद पिंकी और संजना दोनों ही पिंकी के कमरे में आ गई थी। वहां बैठकर पिंकी ने एकांशी के पास कॉल मिला दिया। संजना उसको देखकर, क्या कर रहे हो दीदी आप? पिंकी संजना को देख अपनी प्यारी नंद रानी के पास फोन कर रही हूँ। संजना से असमंजन से देखते हुए, अभी तो बात की थी हम सब ने उनसे। पिंकी संजना को देख, हुआ तो माँ ने अपनी बेटी से शिकायत की थी, अब हम भाभी अपनी प्यारी नंद रानी की टांग खिंचाई करेंगे। संजना को समझ में नहीं आता तो वो पिंकी को देखते हुए, आप क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। पिंकी उसे देख, अरे रुको बाबा, कल मेरे भाई को मेरी भाभी ने सरप्राइज दिया, अब मेरा पूछना तो बनता है ना कि उसका सरप्राइज कैसा रहा। छोटे भाई को उसका दिया सरप्राइज पसंद आया कि नहीं आया। संजना को अभी भी कुछ समझ नहीं आता तो पिंकी उसे बाद में बताने का इशारा करती है और एकादशी के पास कॉल मिला देती है, लेकिन एकांशी गहरी नींद में सो गई थी क्योंकि कल रात वह लोग देर से सोए थे। अपनी एकता जी और सबसे बात करने के बाद ही फोन काटते ही बेड पर आराम से सो चुकी थी। पिंकी 2 बार फोन मिलती है लेकिन एकांशी जब कॉल नहीं उठाती तो संजना को देखते हुए लगता है सो गई, कल रात देर से सोई होगी जिस वजह से इसको इतनी नींद आ रही है। सुबह भी देर से उठी थी, मैंने सुबह फोन मिलाया तब भी उसने फोन नहीं उठाया था। संजना उसे देखकर, दी वह आपका कॉल देखेंगे तो फिर आपको कॉल कर लेंगे, आप पहले मेरे को बताओ तो सही क्या सरप्राइज है, क्या बात करनी थी आपको गुड़िया से? पिंकी संजना को एकांशी के बारे में बताती है, दरअसल जब से सिंगापुर गई है मेरे भाई के सारे प्लेनों पर पानी फेर रही है। संजना उसे देख, मैं अभी भी नहीं समझी। पिंकी उसे बताते हुए, परसों राग उसे रोमांटिक मूवी पर ले गया था जिसे उसने बिल्कुल खराब कर दिया, और फिर उसे रोमांटिक डिनर पर ले गया, वहां जाकर भी उसने उसका कबाड़ा कर दिया। वहां पर उसका ध्यान सिर्फ मूवी पर था, मेरे भाई पर तो उसका ध्यान नहीं था, जिस वजह से राग उसे गुस्सा था, मतलब उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया था। अब पति का नाराज होना तो बनता है ना, इसलिए हमारी प्यारी नंद रानी मुझे कॉल करके राग को मनाने का तरीका पूछ रही थी। मैंने उससे पूछा राग नाराज क्यों है, तब बताया उसने कि वह राग को कैसे मनाए। मैंने बोला कुछ स्पेशल उसके लिए करे, जो उसने उसके सरप्राइज खराब करके गलती की है और उसे नाराज किया है, उसे भी कुछ सरप्राइज दे। तभी बोले उसे आइडिया आ गया है और देखना यह आइडिया आपके भाई की बोलती बंद कर देगा। मैंने उससे बोला था कि कल सुबह पूछूंगी कि मेरे भाई ने उसकी बोलती बंद की है, मेरे भाई की बोलती बंद हो गई। अब मुझे वही पूछना था उसका सरप्राइज कैसा रहा, राग को पसंद आया नहीं आया। संजना को अब जाकर उसकी बात समझ में आई, आप इसलिए कह रहे थे कि वह सो गई होगी थकान की वजह से? हाँ बाबा, इसीलिए कह रही थी, कल वैसे भी उसने चैलेंज दिया था कि वह मेरे भाई की नाराजगी खत्म करके रहेगी और इस बार पूरे रोमांटिक डेट प्लान करेगी, इसलिए मैंने उससे कहा था देखते हैं मेरा भाई की बोलती बंद होती है उसकी बोलती बंद होती है। पिंकी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, फिर उसे देखते हुए, सच में हमारी गुड़िया में अभी भी बचपन है ना? पिंकी उसे देखते हुए, बचपन तो है लेकिन राग है ना उसके साथ, और फिर तुम चिंता मत करो, हम सब उसके साथ ही है। संजना उसे देख, आप सही कह रही थी, छोटी सी उम्र में गुड़िया ने बहुत कुछ सहा है लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशी आई है। हम ये बात तो तुम सही कह रही हो, जहाँ बच्चे खेल खिलौने से और अपने माँ बाप से जिद करते हैं, वहाँ उसने छोटी सी उम्र में चूल्हा चौका, घर के काम, ये सब चीज़ संभाल लिया। जिद क्या होती है वह तो उसे पता ही नहीं, शायद खेल खिलौने से भी वह कभी नहीं खेली। सजना उसकी बात सुनकर, यह बात सही है, पर अब उसकी जिंदगी में सब है, माँ है, पापा है, फिर अनु आंटी, अनुराग अंकल है जो उसे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करते हैं। आप हो, मैं हूँ, उसके दोनों भाई हैं और सबसे बड़ा उसके साथ देने वाला उसका हमसफर है जो उसके हर तकलीफ में उसके साथ है। पिंकी संजना की बात सुनकर बस उसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, बहुत मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशी आई है, अब उसकी खुशी आई हुई बनी रहे। फिर संजना को देख, चलो तुम थोड़ी देर आराम कर लो, वैसे भी दोपहर के वक्त राज आएगा, उसको तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा कर ले जाएगा, तब तक आराम करो। संजना पिंकी को देखकर, मैं ठीक हूँ दी, वैसे भी आराम कर करके थक चुकी हूँ, अभी जितना आराम करना है कर लो, फिर तुम्हें पता है ना आगे कितना काम हो जाएगा, चलो आराम करो, मैं भी थोड़ी लेटी हूँ। दोनों ही एक दूसरे से बात करते करते लेट गई थे। भी राग जो किसी काम से बाहर आया था, एक रेस्टोरेंट में बैठा मीटिंग कर रहा था। मीटिंग करके जैसे वह रेस्टोरेंट से बाहर निकला, उसके कुछ दोस्त सामने आते देख लिया था। राग की नज़र उन पर नहीं गई थी, लेकिन
उसके दोस्तों की नज़र उसके ऊपर जाते ही सब उसकी तरफ बढ़ गए। राग तुम यहाँ? राग ने अपने नाम सुना, पीछे मुड़कर देखा, अपने कॉलेज के दोस्तों को अपने पास आते देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्हें देख उनके गले लग गया। राग के दोस्तों में 2 लड़के 2 लड़कियां थी। राग ने उन्हें देखा, तुम लोग यहाँ पर? वह लोग उसे देखते ही, यह बात तो हमें तुझे पूछनी चाहिए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हम तो मैं लोकल है, यहीं रहते हैं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहे हैं? राग उनकी बात सुनकर उसकी तरफ देखकर, आओ चलो अंदर बैठते हैं, बैठकर बताता हूँ। अंदर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। वह दोस्त उसको देखते हुए, अब बताओ तो सिंगापुर में कैसे हो? तो इंडिया में शिफ्ट हो गया है, वह बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, तेरा नाम हर जगह फेमस है, डॉक्टर राग यदुवंशी। राग उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, उनको देखकर तुम लोग भी तो कितना नाम कमा लिया है। वैसे तुम लोगों ने आपस में शादी कर ली? वह चारों एक दूसरे को देख हमें सिर हिला देते हैं। हम तुझे इनवाइट करते, लेकिन तेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस हमें नहीं पता था, पहले वाला फ़ोन नंबर तूने चेंज कर लिया था। राग उनको देख, हम यार वह नंबर खो गया था और फ़ोन भी खो गया था, इसलिए सोचा दूसरा नंबर ले लो, पर कोई बात नहीं, वैसे कंग्रेचुलेशंस, मुझे पार्टी दे देना। वो लोग उसकी बात सुन के मुस्कुरा देते हैं। उनमें से उससे पूछते हुए, तूने बताया नहीं, तू यहाँ कैसे आया? उनमें से एक दोस्त, अरे यार ये क्यों आया होगा कोई हॉस्पिटल का काम या कोई इमरजेंसी जिस वजह से ये आया है। राग उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उनकी देख, नहीं इस बार मैं कोई हॉस्पिटल के केस या फिर इमरजेंसी की वजह से नहीं आया। सभी उसे अशमंश से देखते हैं। फिर राग सबको देख, मैं अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर आया हूँ, अभी 5 दिन पहले ही मेरी शादी हुई है। सभी दोस्त राग की बात सुन के मुस्कुरा देते, क्या सच में तूने शादी कर ली? कब मिल पाएगा उससे? राग उनकी बात सुन के, कल दोपहर में तुम सब मेरे विला पर आ जाना, वहाँ मिल लेना। तभी उनमें से एक लड़की, क्यों अभी क्या बुराई है? मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मुझे उससे मिलना है। राग उसकी बात सुन के मुस्कुराकर, तुम आज भी ऐसी हो, बिल्कुल नहीं बदली, चलो चलते हैं साथ में। सभी दोस्त राग की बात सुन के खुश हो जाते हैं और बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। राग सबको देख मुस्कुराकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वही बाकी सब भी उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदुवंशी हाउस में आकृति के बच्चे नामकरण की तैयारी बहुत जोरों पर चल रही थी। अनु जी ने सारे घर को काम पर लगाया हुआ था। चूंकि आकृति का बेटा कोई काम नहीं करने देता था, इसलिए आकृति भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। अनु जी को सारा काम अकेले करना पड़ रहा था। एकता जी पड़ोस के प्रोग्राम से वापस आ गई थी। वही जैसे ही पिंकी और संजना को उनकी आवाज़ सुनी, वो दोनों भी बाहर आ गई। दोनों ही सोई नहीं थी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। एकता जी दोनों को देख, तुम दोनों सोई नहीं थी क्या? दोनों उन्हें देख में गर्दन हिला देती है। पिंकी किचन में से उनके लिए पानी लाते हुए, आप और बाकी सब सारा दिन तो हमें आराम कराते हो, फिर नींद कैसे आएगी? वैसे फंक्शन कैसा हुआ? एकता जी पानी पीकर उसका ग्लास टेबल पर रखते हुए, अच्छा था। उसके बाद पिंकी को देख ला, जरा अनु जी से बात करा, उनसे सलाह लेती हूँ। पिंकी उनकी बात सुन के अनु जी के पास कॉल लगा देती है। वही अनु जी जो काम में लगी हुई थी, अपने फ़ोन पर पिंकी का कॉल आते देख कॉल उठा लेती है। कैसी है बेटा? पिंकी अपनी माँ की बात सुन के, मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। पिंकी अपनी माँ की बात सुन के, अच्छा माँ, आपसे माँ बात करेगी। उसके बाद पिंकी फ़ोन एकता जी को दे देती है। एकता जी फ़ोन लेके, नमस्ते बहन जी, नमस्ते समधन जी, कहिए कैसे याद किया आज हमें? अनु जी की बात सुन के एकता जी, हम तो हमेशा याद करते हैं, लेकिन आज कुछ खास 2 वजह से याद किया है। अनु जी उनकी बात सुन के, हाँ बोलिए। दरअसल आपकी सलाह लेनी थी। पिंकी की गोद भराई अभी करा दे, क्योंकि फिर डिलीवरी कभी भी हो सकती है। ऐसे में जितनी जल्दी हो जाए वही सही रहेगा, पहले गुड़िया की शादी की वजह से समय नहीं मिला। एकता जी की बात सुन के, अनु जी आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन एकांशी और राग दोनों ही यहाँ नहीं है, फिर ऐसे में जानते हैं, लेकिन अभी उन्हें आने में समय में अगर इस बीच डिलीवरी हो गई तो मैं इस बारे में एक बार गुड़िया से बात कर लूँगी। आप बताओ आपका क्या विचार है? अनु जी शांत आवाज में, पिंकी क्या बोल रही है? एकता जी पिंकी को देख, हम सबका यही विचार है, एक छोटा सा प्रोग्राम रख लेते हैं जिससे से माँ और बच्चे दोनों को आशीर्वाद मिल जाए। हम ये सही है, लेकिन एक बार आप एकांशी से बात कर लेना, ऐसे में कहीं उसे बुरा नहीं लग जाए। नहीं आप चिंता मत कीजिए, एक बार यश जी पंडित से मुहूर्त पता करके बता दे, उसके बाद गुड़िया सा बात कर लूँगी। जी जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद अनु जी ने फ़ोन काट दिया। एकता जी पिंकी को देख, नेता एक बार राघव से पाउच, वो अपने पापा के साथ पंडित से के पास गया या नहीं? पिंकी हाँ में सिर हिला के राघव के पास कॉल लगा देती है। राघव अभी ऑफिस में था। पिंकी का कॉल देख जल्दी से फ़ोन उठा कि सब ठीक है, इस वक्त कॉल किया। हम सब ठीक है, बस माँ पूछ रही है आप और पापा पंडित जी के पास कब तक जाओगे? बस 2 घंटे बाद निकलेंगे।
डैक की अर्जेंट मीटिंग है, उसके खत्म होते ही हम वहाँ के निकलेंगे। तभी राज वहाँ आता है। राघव की देख भाई, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। राघव उसे हाँ का इशारा करता है तो राज उसे देख, दी से बात कर रहे हो आप? हम दी से कहो ना, संजना से कहे दे, जल्दी से तैयार हो जाएगी। मैं पहुंच रहा हूँ। राघव हाँ में सिर हिला देता है। 165 सिंदूर तेरे नाम का। राग घर के अंदर आ गया, उसके साथ उसके दोस्त भी घर आ गए थे। राग ने हॉल में नजर दौड़ाई तो काकी वहां बैठी दिखी। राग उन्हें देख उनके पास आ गया। वही काकी को जब कोई हॉल में आता दिखा तो खड़ी होके पीछे मुड़ के देखा। राग काकी के पास आ गया। राग ने काकी को देखा जो उसे ही देख रही थी, फिर अपने दोस्तों को देख, तुम लोग बैठो। उसके कहने पर सभी दोस्त बैठ जाते हैं। वही राग काकी से, काकी अंशी कहाँ है? काकी उसे देख, बेटा जी वो तो आपके जाने के बाद से ही अपने कमरे में है। राग उनकी बात सुन के हाँ में सिर हिला देता है और अपने दोस्तों से, तुम लोग बैठो, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। राग के दोस्त हाँ में सिर हिला देते हैं। वही राग काकी को चाय नाश्ते का इंतजाम करने की बोल ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। काकी उन सबको बैठने की कह के किचन में आ जाती है। वही राग रूम में आके देखा तो एकांशी कंबल ओढ़े आराम से सो रही थी। उसके बालों की कुछ लट उसके गाल पर आके चिपक रही थी। राग उसे देख मुस्कुरा दिया क्योंकि सोते हुए वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। राग उसे देख, तुम्हें उठाने का मन तो नहीं है, लेकिन अभी सारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं इसलिए उठाना पड़ेगा। राग आराम से उसके पास आके उसके गाल पर आए बालों को उसके कान के पीछे लगा देता है और हल्के से उसका माथा चूम लेता है, जिससे एकांशी एक पल को हड़बड़ाती लेकिन अगले पल फिर से करवट बदल के सो जाती है। राग उसे ऐसे करते देख मुस्कुरा देता है, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। फिर धीरे से उसकी तरफ आके उसके गाल को प्यार से सहला के, अंशी उठ जाओ बच्चा, बाद में सो जाना। अभी नीचे मेरे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारे इंतजार में नीचे बैठे हैं, उठो। राग की आवाज़ सुन के एकांशी मुंह बनाते हुए, राग सोने दीजिए ना, में सच में बहुत तेज नींद आई है। राग उसकी बात सुन के प्यार से उसका माथा चूम के, सो जाना बच्चा, लेकिन एक बार उनसे मिल लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो तुमसे मिलने आए हैं और तुम सो रही हो। एकांशी काफी देर राग के बार बार जागने से एकांशी को कसमसा के उठना पड़ता है। वो राग को अपने नींद भरी आंखों से देख, क्या प्रॉब्लम आ गई? राग सोने दीजिए ना, आपने वैसे भी आपने सारी रात हमें सोने नहीं दिया। राग उसकी बात सुन के, थोड़ी देर बाद सो जाना जान, पक्का डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन अभी उठ जाओ, नीचे मेरे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं और आज रात भी को भी तंग नहीं करूंगा, तुम आराम से सोना। राग की बात सुन के एकांशी, आप जाओ मैं आती हूँ नीचे। राग उसकी बात सुन के मुस्कुरा कर, जल्दी आना, तब तक मैं देखता हूँ काकी ने नाश्ता तैयार किया या नहीं। एकांशी राग की बात पर मुस्कुरा देती है। वही राग उसका माथा चूम के कमरे से बाहर निकल जाता है। वही एकांशी मुंह बना के बाथरूम में बढ़ जाती है और जल्दी से मुंह धो के कमरे में आके चेहरा और बाल सही करके नीचे की तरफ बढ़ जाती है। वही दूसरी तरफ राग नीचे आया, उसे अकेले आते देख उसके दोस्त, तू अकेले? राग उनके पास बैठकर, तू अकेले? राग उन्हें देख, वो सो रही थी, बाद अभी जगह के आया हुआ आती होगी। उनमें से एक दोस्त उसे देखते हुए, लगता तुमने सोने नहीं दिया उसे, इसलिए बेचारी अब नींद पूरी कर रही है। राग उसकी बात सुन के उसे घूरने लगता है। वही बाकी के दोस्त ठहाका लगा के हंस पड़ते हैं। राग उन्हें देख, बस बस बहुत हो गया, दांत फाड़ना, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद ब्रह्मचारी हो। राग की शक्ल देख सब मुस्कुरा देते हैं। वही राग उन्हें देख, अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? राग की बात सुन के सब लोग चाय कॉफी तो पी ली, लेकिन काकी के हाथ के पकोड़े खाने थे इसलिए काकी वो बनाने गई है। राग उनकी बात सुन के, हम मुझे तो पहले ही समझ जाना था, तुम लोग यहाँ आने के बाद काकी के हाथ के पकोड़े खाए बिना तो जाओगे नहीं। हाँ तो तेरी मैडम से उम्मीद नहीं है वो कुछ बना के खिला दे, अब काकी के हाथ के पकोड़े से पेट भरना होगा ना। राग उनकी बात सुन के कुछ कहता उससे पहले उनकी नज़र सीढ़ियों से उतरती एकांशी पर पड़ी। लोग कुर्ता लेगी, मांग में सिंदूर, खुले बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर न्यूड लिपस्टिक, वो बहुत प्यारी लग रही थी। CDC वी में भरी भरी चूड़ी, मेहंदी का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा था, जिससे उसे देख अंदाजा लगाया जा सकता था वो एक नई नवेली दुल्हन थी। सारे दोस्त उसे देख झटके से खड़े हो गए। सामने से आ रही लड़की दूध से भी गोरा रंग था उसका, ऊपर से उसकी नीली आंखें, लेकिन जिस लड़की की वो उम्मीद कर रहे थे वो ये नहीं थे। राग एकांशी के पास आके सबको देखते हुए, डॉट गिव्स मीट माई वाइफ एकांशी, राग यदुवंशी। सब दोस्त हैरान थे, लेकिन राग से बाद में पूछने का सोच एकांशी को देख मुस्कुरा दिए। उनके मन में जाने कितने सवाल थे, लेकिन एकांशी को कोई शक ना हो, ना ही उसे अजीब लगे, इसलिए वो उसे देख मुस्कुरा दिए। एकांशी भी उन्हें देख हल्के से मुस्कुरा दी। राग उसका हाथ पकड़ सबके बीच लाते हुए, अंशी मीट माय कॉलेज फ्रेंड। एकांशी उन्हें देख मुस्कुराकर हाथ जोड़ के नमस्ते करती है।
वही वो लोग उसे देख मुस्कुरा देते हैं, सब उसे देख आप बहुत सुंदर हो। एकांशी उनकी बात सुन के मुस्कुरा देती है। तभी उनमें से राग के एक दोस्त, आपकी ये नीली आंखें नकली है। वो अपनी बात संभाल के, मतलब आपने लेंस लगाए हुए हैं। एकांशी उनकी बात मुस्कुरा देती है तो राग उसके पास एकांशी कंधों से पकड़ सबको देखते हुए, नहीं ये असली है, अंशी ने कोई लेंस नहीं लगाए। एकांशी राग को देख मुस्कुरा देती है। वही चारों दोस्त एक दूसरे को देख, आंखों ही आंखों में इशारे देख एकांशी से अंशी। एकांशी उसकी तरफ देखती है तो वो उसे देख इन सब की डिमांड पर, काकी इन सब के लिए पकोड़े बना रही है, तुम उनकी मदद कर देना। अकेले लग रही है वो किचन में। राग की बात सुन के एकांशी वहां से राग को देख हाँ में सिर हिलाकर किचन में चली जाती है। वही राग सबको देखता, जो कि एकांशी के जाने के बाद कुछ गंभीर हो गए थे। राग की उनकी खामोशी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर राग ने एक बार जाती हुई एकांशी को देखा। उसके बाद सबको देख, क्या बात है अंशी के जाते ही तुम्हारे चेहरे रंग क्यों बदल गया? सब उसे देख, राग ये जगह सही नहीं है, भाभी कभी भी यहाँ आ सकती है। राग ने एक नज़र उसे देखा, फिर किचन की तरफ देख अंशी को आवाज लगा के, अंशी हम लोग थोड़ी देर स्टडी रूम में जा रहे हैं, नाश्ता तैयार हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। एकांशी उसकी आवाज सुन के जी ठीक है। राग सबको देख चले, सब उसके साथ स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां जाके राग उन्हें बैठने की कहता है। उसके बाद स्टडी रूम का दरवाजा बंद करके उन्हें देखते हुए, क्या बात है, तुम लोग अंशी को देख हैरान क्यों हो गए? और मैंने तुम लोगों देखा, तुम सब अंशी के सामने नॉर्मल होने का सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे, बल्कि उसके जाते ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई और चेहरे फिर से गंभीर हो गए। राग की बात सुन के सब लोग, राग तू हमारे हैरान होने का कारण पूछ रहा है या जान के भी अनजान बन रहा है, या तुझे समझ नहीं आ रहा? राग उन्हें देखना में सिर हिला देता है। तभी उसकी दोस्त रीति उठते हुए, हम लोग एकांशी को देख इसलिए हैरान हुए क्योंकि हमने वहाँ किसी और को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हम लोग उसकी जगह किसी और को देख चौंक गए। राग उन्हें देख, मुझे तुम्हारी पहेली सच में समझ नहीं आ रही। वो लोग राग को देख, राग तुझे सच में हमारी बात समझ नहीं आ रही, हमारे हैरान होने का कारण समझ नहीं आ रहा। हम सबने जब तुम्हारी शादी की बात सुनी तो हमें लगा हम रिद्धिमा से मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमने किसी और को एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से किसी और लड़की को देखकर हम हैरान थे। राधिमा का नाम आते ही राग उन्हें देखने लगा, क्योंकि एकांशी से शादी के बाद उसने एक बार भी रिद्धिमा का ख्याल भी उसके मन में नहीं आया था। वो पूरी तरह से रिद्धिमा को भूल चुका था। कुछ हॉस्पिटल और कुछ एकांशी को उसकी खुशियां लौटाने में वो इतना बिजी हुआ कि उसे किसी और का ख्याल ही नहीं आया, और इन महीने में वो इतना बिजी था। तभी उसका एक दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखकर, राग तुझे देख कहीं से नहीं लगता कि तेरे साथ शादी को लेके कोई जबरदस्ती हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं तू और रिद्धिमा कितने साल रिलेशन में रहे हो, फिर किसी और लड़की से शादी करने का मतलब हमें समझ नहीं आया। और फिर रिद्धिमा, अगर उसे तेरी इस शादी के बारे में पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगी। एक बार को राग खुद उनकी बात सुन के परेशान हो गया था, लेकिन खुद को संभाल के, पहले क्या था और क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज का सच ये है कि अंशी मेरी वाइफ है और मैं उसे खुद की जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बिना एक पल कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन सच यही है कि अंशी से शादी के बाद मुझे कभी रिद्धिमा का ख्याल नहीं आया। और तुम सब जानते मुझे मेरे फर्ज कितना प्यारा है, लेकिन रिद्धिमा को पहली प्रायोरिटी चाहिए, जो मैं नहीं दे सकता। रिद्धिमा ना मेरे परिवार के साथ ना ही मेरे साथ एडजस्ट हो सकती है। वो एक खुले विचारों वाली लड़की है जिस किसी बंधन में बंधना पसंद नहीं, और कॉलेज टाइम में जो हमारे बीच था वो सिर्फ अट्रैक्शन था। ये बात मुझे अंशी से शादी के बाद पता चली। उसके दोस्त उसे देख, काश तेरी यही बात सच हो, रिद्धिमा तुझे लेके सीरियस ना हो, वरना उसकी जिद हम सब जानते हैं वो सब कुछ बर्बाद करने में वक्त नहीं लगाएगी। राग उन्हें देख रिलैक्स, करीब 2 साल से हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, और फिर अंशी मेरी जिंदगी में अभी आई है, लेकिन मेरे और उसके बीच दूरी बहुत पहले आ गई, क्योंकि हम दोनों की ही लाइफ स्टाइल है। जहां मेरी पहली इम्पोर्टेंस मेरा परिवार और मेरा फर्ज है, वही उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ वो खुद है। इसलिए हमारे बीच कोई रिश्ता तो वैसे ही नहीं बनता, लेकिन अंशी बिल्कुल मेरे जैसी है, और तुम सबसे भी यही उम्मीद करूंगा तुम लोग उसके सामने नॉर्मल बिहेव करो। उसे कहीं से लगे तुम लोग किसी लेके परेशान हो, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में तकलीफ पसंद नहीं। उसके दोस्त उसे देख, हम तो हमारा दोस्त पूरा का पूरा अपनी बीवी की नीली आंखों में डूब गया है। राग उनकी बात उनके उन्हें झूठा गुस्सा दिखाकर, बस बहुत हो गया मस्ती मजाक। उसके दोस्त उसकी तरफ देख मुस्कुरा देते हैं। तभी एक दोस्त उसे देख, राग ऐसी नीली आंखें हमने किसी और की भी देखी है।
राग उन्हें देख मुस्कुराते हुए, हम देखी तो है और याद करो किसकी देखी। राग उन्हें देखता है तभी अचानक से रीति ऐसी नीली आंखें तो राज की भी थी। उसकी बात उनके राग के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है, वही बाकी सब भी उसे देखा राग ऐसी आंखें तो राज की है। राग उन्हें देख होंगी क्यों नहीं दोनों सगे बहन भाई जो है। राग की बात सुन के सभी चीखते हुए, क्या सच में। राग अपने कानों पर हाथ रखकर, हाँ बाबा, राज को उसका परिवार मिल गया और अंशी उसकी ही बहन है जो उससे छोटी है। सब लोग राज के बारे में सुन के बहुत खुश होते हैं। वही राग के पास एकांशी का फोन आता है। राग उसका फोन देख, चलो तुम सबकी डिश तैयार है, लेकिन इस बार मेरे अंशी के हाथों की ना कि काकी के हाथों की। उसके दोस्त उसके साथ नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। रीति उसे देख, भाई तू तो अपनी अंशी के प्यार में पूरा बावरा हो गया है। राग उसे देख, अंशी के हाथ का खाना एक बार खाओ तो सही, फिर बताना मुझे। सब लोग नीचे आ जाते हैं जहां एकांशी ने खाना लगाया हुआ था। राग सबको देख डाइनिंग टेबल पर बैठने की कहता है और एकांशी के हाथों के पकोड़े खाने के बाद सब लोग उसके नाश्ते की तारीफ करते हैं और राग और एकांशी से एक दिन उनके साथ बिताने का बोल वहां से चले जाते हैं। राग भी देख मुस्कुरा कर ठीक है, इंडिया जाने से पहले प्लान बनाने की बोल दिया। वो लोग भी मुस्कुराकर वहां से चले गए। जब 166 सिंदूर तेरे नाम का राग के दोस्त खा पी कर वहां से उन्हें जल्दी ही साथ में मिलने का प्लान बनाने का बोल वहां से चले गए। वही उनके जाने के बाद राग एकांशी को देख, अंशी तुम्हें नींद आ रही थी, सोना ही तो सो जाओ। एकांशी राग की बात सुन के, नहीं हम ठीक है, अब नींद नहीं आ रही। राग उसकी बात सुन के पक्का। एकांशी उसकी बात सुन के हाँ में सिर हिला देती है तो राग उसे देख, अच्छा तो रूम में चलते, मुझे भी काफी थकान हो रही है, बस थोड़ी देर सोना है। राग की बात सुन के एकांशी हाँ में सिर हिला कर वहां से राग को देख, आप रूम में चलो मैं आती हूँ अभी। राग एकांशी की बात सुन के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही एकांशी किचन में जाती है और 2 कॉफी बना के, काकी आपके लिए चाय बना दे। काकी एकांशी को देख, नहीं बेटा आप जाओ, अभी इतना हैवी नाश्ता हो गया, अब मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगी। एकांशी काकी की बात सुन के एकांशी ठीक है काकी आप आराम कर लो। काकी वहां से सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही एकांशी कॉफी के मग ट्रे में रखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। राग ने अपने कमरे आके कपड़े बदल लिए थे। लोअर टी शर्ट बालकनी में खड़ा अपने दोस्तों को बातों के बारे सोच रहा था। जब से एकांशी उसकी जिंदगी में आई थी उसने कभी रिधिमा के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि वो तो पूरी तरह से उसे भूल गया था, कुछ अपने करियर के चक्कर में। और फिर एकांशी से अचानक शादी, उसके बारे में जब उसे पता चला, उसके साथ हुए गलत के बारे में उसका झुकाव एकांशी की तरफ बढ़ाता चला गया। वही कब उसकी मासूमियत, उसका सबका ख्याल रखना उसके दिल में उतर गया, उसे पता ही नहीं चला। वो एकांशी के साथ कब दिल से जिस्म और जिस्म से रूह तक जुड़ गया, उसे पता ही नहीं चला। और आज दिल का आलम ये था कि वो एकांशी के बिना अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकता था। अचानक से रिधिमा का जिक्र उसे बेचैन कर गया। क्या सच में रिधिमा के दिल में उसके लिए कुछ होगा? अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। वो जानता था रिधिमा को, उसे जो चीज़ पानी होती है उसके लिए वो हर हद पार कर जाती है। वो अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी एकांशी उसके पास आई, जिसका पता तक राग को नहीं हुआ। एकांशी देख हैरान हो गई, क्योंकि राग हमेशा उसकी आहट पहचान लेता था। एकांशी उसे देख उसके कंधे पर हाथ रख, राग सोए हो आप? एकांशी की आवाज से उसका ध्यान अपने ख्यालों से टूटा। वो एकांशी को देख, आप कब आए? राग की बात सुन के एकांशी उसे देख, जब आप हमें छोड़ के किसी और के ख्यालों गुम थे। राग एकांशी की बात सुनकर हैरान हो जाता है। एकांशी उसे देख हंसते हुए, अरे बाबा मजाक कर रही थी, क्योंकि आप हमेशा मेरे आते ही मेरी आहट पहचान जाते हो, लेकिन आज कहीं और खोए हुए हैं। राग उसकी बात सुन के, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज काफी लंबी मीटिंग चली इसलिए बस हल्का सा सिर दर्द है, फिर रात की नींद भी पूरी नहीं हुई। राग एकांशी के दिमाग को दूसरी दिशा में घुमाना चाहता, जो कि उसने कर भी दिया। एकांशी कल रात जिक्र सुनते ही शर्मा कर, अगर आपके सिर दर्द हो तो आइए हमारे साथ। वो उसके हाथ पकड़कर कमरे में ले आती है। राग उसे देख कुछ बोलता उससे पहले एकांशी होठों पर अपनी उंगली रखकर आप बैठो इधर, फिर उसके हाथ में कॉफी का मग पकड़ा दिया। राग ने मुस्कुराकर कॉफी का कप पकड़ा और अपने होठों लगा दिया। वही एकांशी भी उसके बगल में बैठ गई। दोनों ने साथ में कॉफी पी। कॉफी पीने के बाद राग एकांशी को देख, तुम्हारे हाथ में जादू है, ये कॉफी सच में जादू है। आई एम फीलिंग बेटर। एकांशी राग की बात सुन के मुस्कुराते हुए, आप आराम से बैठिए बेड पर, हम आपकी मालिश कर देते हैं। राग एकांशी की बात सुन के, नहीं अंशी मैं ठीक हूँ, कॉफी पीने से काफी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी देर आराम करूंगा तो सही हो जाऊंगा। एकांशी राग की बात सुन के उसे घूरते हुए, आप चुपचाप आराम से बैठो इधर, हम मालिश कर देते हैं, फिर आप आराम से सो जाना।
राग उसे मना करता है लेकिन एकांशी की जिद के आगे उसकी नहीं चलती। वो आराम से लेट जाता है। वही एकांशी करीब 20 मिनट उसकी मालिश करती है। राग के दर्द में काफी हद तक रिलैक्स था। राग ने हाथ पकड़ा और प्यार से उसके हाथ पर अपने होंठ उसके हाथ पर रख दिया। उसे देखते हुए अंशी आई एम फीलिंग बेटर, फिर उसे अपने पास लिटाते हुए लेट जाओ, एकांशी कुछ कहती उससे पहले राग उसे देख, अब कुछ नहीं बोलना तुम, और ऐसे ही मेरी बाहों में लेटी रहो, मुझे सुकून मिलता है। एकांशी उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है। वो वही राग की बाजू पर अपना सिर रख कर लेट गई। राग उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिया। वो दोनों अभी लेटे ही तभी उसके फोन पर फोन आया, जिससे दोनों ने चौंक कर फोन देखा। राग ने हाथ बढ़ा के एकांशी का फोन देखा जिस पर मम्मा शो हो रहा था। राग उसे उसका फोन देते हुए, लगता है माँ फोन कर रही है, तुम बात कर लो। एकांशी मुस्कुराकर फोन लेके स्पीकर पर कर देती है। वही राग उसे देख मुस्कुराकर उसे ढंग से बिठा देता है। एकांशी कॉल उठाकर हेलो माँ। एकता जी उसकी बात सुन के, बेटा बिजी तो नहीं हो? एकांशी अपनी माँ की बात सुन के, नहीं माँ बोलिए ना। एकता जी उसकी बात सुन के, बेटा बहुत जरूरी बात करनी थी। एकांशी उनकी बात सुन के राग को देखती है तो राग उसे बोलने का इशारा करता है। राग का इशारा समझ के एकांशी एकता जी से हाँ माँ बोलिए ना। एकता जी एकांशी से बात करने से पहले गहरी सांस लेती है। बेटा राग भी तुम्हारे साथ है। एकांशी उनकी बात सुन के हाँ माँ, राग भी साथ ही है, कोई परेशानी है क्या? घर पर सब ठीक है ना? पापा भाई और भाभी सब ठीक है? एकांशी अब उनकी बात सुन के घबरा गई थी। एकता जी उसे ऐसे रिएक्ट करते देख, बेटा सब ठीक है तुम्हारे पापा भी, भाई भी और भाभी भी और मैं भी, बस मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। राग एकांशी को शांत रहने को बोलता है और एकता जी से राधे राधे माँ। एकता जी राग की आवाज़ सुन के खुश रहो बेटा। बोलिए माँ क्या बात है? एकता जी उसकी बात सुन के, बेटा पिंकी की डिलीवरी कभी भी हो सकती है और हमने अभी तक उसकी गोद भराई का प्रोग्राम नहीं किया। पहले अंशी की शादी की वजह से, लेकिन बेबी के होने से पहले गोद भराई करनी जरूरी है। राग उनकी बात सुन के, हाँ तो कर लीजिए माँ, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? एकता जी उसकी बात सुन के, बात ये बेटा की अंशी। एकांशी एकता जी के बोलने से पहले से, माँ हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, हम जानते आप सब इसलिए परेशान हो रहे होंगे क्योंकि हम नहीं होंगे, लेकिन माँ वक्त हमारा यहाँ होने से ज़्यादा जरूरी भाभी माँ का बेबी शावर ज़्यादा जरूरी है, जिससे हमारी भाभी माँ और हमारे क्यूट पाई को सबको आशीर्वाद मिले। आप गोद भराई की रस्म कराओ माँ, दिन हम फ़ोन के जरिए आपसे मिल लेंगे और हम संजना भाभी की गोद भराई में शामिल हो जाएंगे। एकता जी उसकी बात सुन के मुस्कुरा दी और मुस्कुराते, मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है। एकता जी की बात सुन के एकांशी मुस्कुराते हुए, आखिर बेटी किसकी हूँ? थोड़ी देर उधर उधर की बात करने के बाद दोनों कर दिया वही। राग अपनी अंशी को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। एकांशी ने फोन काट कर राग की देखा तो जो उसे ही देख रहा था। एकांशी उसे ऐसे खुद को देखते पाकर, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? राग उसे देख, कुछ नहीं बस देख रहा हूँ मेरा हमसफर कितना समझदार है, कोई भी बात हो तुम कितने आराम से उसे हैंडल कर लेती हो। फिर उसे देख तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा? एकांशी राग की बात सुन के उसकी आंखों में देखते हुए, बुरा क्यों लगेगा भला? ये रस्म भाभी और उनके बेबी के लिए जरूरी है और हमें बुरा लगता है जब हमारी वजह से उनकी ये रस्म नहीं होती, और फिर हमारे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि भाभी और बेबी को सबका आशीर्वाद मिलेगा, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। राग उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है। एकांशी राग को देख, अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? राग उसे देख प्यार से उसका माथा चूम के, कुछ नहीं, तुम जानती हो तुम्हारी यही आदत मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, बस दिल करता है तुम्हें सारी दुनिया से छिपा लूं। एकांशी राग की बात सुन के, हट ऐसा भी कुछ होता है भला? राग उसे देख, सच में तुम्हारी जैसी सोच में दुनिया में सबकी होती तो यहाँ लड़ाई झगड़े की वजह नहीं रहती। अगर इस जगह तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो ये नहीं सोचता उसकी भाभी को सबका आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि सोचती कि उसे नहीं बुलाया, उसके पीछे उसके यहाँ रहने पर प्रोग्राम किया। एकांशी राग की बात सुन के उसके सीने से लगकर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है राग, और हमें सच में किसी और से कुछ लेना देना नहीं, हमें सबसे पहले अपने परिवार की खुशियाँ चाहिए। राग उससे देख मुस्कुरा कर, मैं बहुत लकी हूँ कि हम सफ़र के रूप तुम मुझे मिली हो। एकांशी राग सीने से लगाकर, नहीं खुशकिस्मत तो हम है जिसे आप जैसा जीवन साथी मिला है। राग उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया, तुमसे बहस करने का फायदा नहीं है क्योंकि इसी में रात हो जाएगी। एकांशी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, वही राग उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों की आंख लग जाती है। वही दूसरी तरफ गुप्ता हाउस में सब लोग हाल में बैठे थे।
यश जी और राघव दोनों जी पंडित जी से मिलके आए थे। पंडित जी परसों का अच्छा मुहूर्त बताया था। राघव अपनी माँ को देख, माँ आपने अंशी से बात की। एकता जी उसे देख, हम राग और गुड़िया दोनों से बात हो गई है और वो दोनों ही चाहते हैं कि डिलीवरी से पहले हम ये रस्म कर ले। यश जी एकता जी की बात सुन के, हमें पहले ही पता था उसे इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। खैर अब तुम सब तैयारी में लग जाओ, परसों ही गोद भराई करनी है। यश जी की बात सुन के सब लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। वही राघव की नज़र राज पर जाती है जो अपनी जी सोच में गुम था। वो उसे देख, क्या हुआ राज, किस सोच में गुम है तू? राघव की आवाज़ से वो जैसे होश में आया। नहीं भाई कहीं नहीं न, हल्की सी थकान हो रही है। एकता जी उसकी बात सुन के उसे देखते हुए, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? राज अपनी माँ को देखता है, फिर बाकी सबको जो उसे ही देख रहे थे। मैं ठीक हूँ, आप सब चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी सी थकान है, थोड़ा सा आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा। एकता जी उसकी बात सुन के, हम जब तक डिनर की तैयारी करते हैं, जाओ तुम आराम कर लो। संजन को देख बेटा, तुम और पिंकी थोड़ी देर बाहर गार्डन में घूम लो। एकता जी की बात सुन के दोनों वहां से हाँ में सिर हिलाकर गार्डन में आ जाती है। वही एकता जी राज को कमरे में आराम करने भेज देती है। कमरे में आकर राज पहले अपने कोट को उतारकर अलमीरा में लगाता है, उसके बाद बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। उसका मन बहुत बेचैन हो रखा था आज जब से उसने रेस्टोरेंट में लड़की को देखा था। खुद को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, दिल कह रहा था राग कभी उसकी बहन को धोखा नहीं देगा, वो बहुत प्यार करता है उससे, लेकिन अगले पल उसे ध्यान आता कि दोनों कितने साल रिलेशन में थे। वो इसी सोच में गुम कब से शावर के नीचे भीगे जा रहा था। उसका ध्यान एकता जी की आवाज़ से टूटा जो उसे चाय देने आई थी। अंदर से आई पानी की आवाज़ से, राज तुम अंदर हो और इतनी रात को क्यों नहा रहा है? पहले तेरे सिर में दर्द है, भीगेगा तो और बीमार पड़ जाएगा। राज एकता जी की आवाज़ से होश में आया और अंदर से आवाज़ लगा के आया, माँ आप 2 मिनट बैठो, मैं बस अभी आया। एकता जी उसकी बात सुन के वही बैठ जाती है। जब 167 सिंदूर तेरे नाम का। राज के सिर में दर्द था जिस वजह से एकता जी ने उसे आराम करने के लिए भेज दिया था। वही जब वो उसके कमरे में आई, उसे बाथरूम में देख, राज क्या कर रहे हो बेटा, इस वक्त नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, पहले ही सिर में दर्द बता रहे हो तुम। राग के कानों में जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ पड़ती है, वो शौव बंद करते हुए, माँ आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी आया। एकता जी उसकी बात सुन के वही रूम में बैठ जाती है। वही राज जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आता है। एकता जी को वहाँ देख, माँ आप यहाँ, कोई काम था तो मुझे बुला लेते। एकता जी उसे देख, बच्चे जब तकलीफ में हो तो माँ कैसे आराम से बैठ सकती है? राज उनकी बात सुन के मुस्कुरा देता है। एकता जी गोद में सिर रखकर बैठ जाता है। एकता जी राज को ऐसे देख, बेटा नीचे क्यों बैठे हो, आओ आराम से ऊपर बैठो, नीचे फर्श कितना ठंडा है। राज अपनी माँ की बात सुन के, नहीं माँ ठीक है, बस आपकी गोद में थोड़ी देर ऐसे ही लेटने दीजिए। एकता जी उसके बालों में उंगलियां घुमाकर, क्या बात है बच्चा, परेशान हो? राज आंखें बंद करके, नहीं माँ। एकता जी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे देख, पहले तुम खड़े हो। राज पहले उन्हें देखता है। एकता जी बेड पर अच्छे से बैठ गई और राज को देख गोद में लेटने का इशारा करती है। आखिर कैसे वो अपने बच्चे को ठंडे फर्श पर बैठने देती। राज अपनी माँ की परवाह देख नम आंखों से मुस्कुरा दिया। वो उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। एकता जी की भी आंखें नम हो गई। राघव और एकांशी को तो उन्होंने फिर कुछ समय माँ की ममता दी थी, लेकिन राज उसे तो पैदा होने के बाद गोद में भी नहीं ले पाई थी। बस 9 महीने उन्होंने उसे अपनी कोख में महसूस किया था। उसके जन्म से भी वो अनजान थी। उन्हें आज भी याद है जब डॉक्टर ने कहा था कि उनके बच्चे को नहीं बचा पाए तो कितने महीने तक वो अपनी सूनी आंखों से सिर्फ अपने पेट की तरफ ही देखती रहती। उनकी उदासी किसी से नहीं देखी जाती थी। जब उनकी सांस ने उन्हें समझाया था कि सब भुलाकर आगे बढ़ना होगा, वो दूसरे बच्चे के बारे में सोचे। कुछ दिन तो वो बस उनकी बातों बारे में सोचती रही, लेकिन कुछ दिन उन्होंने खुद के मन को कड़ा किया और खुद को और कामों में उलझा लिया। वो नॉर्मल तब हुई जब एकांशी के आने की खबर हुई। कहते हैं किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस वो पल कुछ याद दे जाते हैं। लेकिन एकता जी आगे तो बढ़ गई थी, लेकिन हर पल उनके मन में मलाल रहता था, काश एक बार वो अपने बच्चे को देख पाती। इन्हीं ख्यालों में वो गुम थी। उनकी आंख से आंसू निकलकर राज के ऊपर गिरा। राज ने चौंक कर अपनी आंखें खोल एकता जी को देखा और उन्हें देख, माँ क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? एकता जी भी उसकी आवाज़ सुन के होश में आती हैं। वो अपने आंसू पूछकर, कुछ नहीं बेटा, बस कुछ पुरानी यादें याद आ गई। वक्त कितना जल्दी निकल जाता है, ऐसा लगता है कल की ही बात थी जब तू मेरे अंदर सांसें ले रहा था और फिर एकदम से बिखर गया जब डॉक्टर ने कहा वो लोग तुझे नहीं बचा पाए। ये बात सुन के मैं और तेरे डैड टूट चुके थे।
लेकिन अंशी के आने की खबर ने हमारे अंदर फिर से जान डाल थी। लेकिन तुझे भूले नहीं थे हम दोनों, बस एक दूसरे से छिप कर रोते थे। बस सोचते काश एक बार तुझे देख पाते, काश तुझे गोद में लेके अपनी ममता स्पर्श तुझे दे पाती। राघव और एकांशी दोनों के तो फिर मैं थोड़ा ही सही लेकिन उनका बचपन महसूस कर पाए। लेकिन तुझे, तेरे तो एहसास से मैं कितनी दूर थी। राज अपनी माँ की बात सुन के उनका हाथ पकड़ अपने हाथ में लेके अपने होठों से लगा के, माँ जो कुछ अतीत में हुआ उसमें आपके और डैड की कोई गलती नहीं थी। जानता हूँ जो कुछ हुआ उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं था, लेकिन अब हम साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, इसलिए आप उदास होके अपना मन छोटा नहीं कीजिए। एकता जी उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम के, क्या बात है आज कैसे तेरे सिर में दर्द हुआ, कोई परेशानी है क्या? राज अपनी माँ को देख, नहीं माँ सब ठीक है, बस कुछ अभी सफ़र की थकान नहीं उतरी और ऑफिस का काम इसलिए हेडेक हो गया। एकता जी उसकी बात सुन के उसके सिर पर बाम लगा कर मालिश करते हुए, मैंने तेरी मालिश कर दी है, अब दर्द से राहत मिल जाएगी। फिर उसे देख ले, तेरे लिए चाय लाई थी वो देनी ही भूल गई और ठंडी भी हो गई, मैं दूसरी बना के लाती हूँ। राज अपनी माँ का हाथ पकमा, आप यही रहो, सर्वेंट की आवाज़ लगा दो। एकता जी उसकी बच्चों जैसी शक्ल देख मुस्कुरा देती है, वो सर्वेंट की बुलाती उससे पहले राघव वहाँ 3 चाय के कप लाते हुए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, लीजिए गर्मागर्म चाय। राघव को देख दोनों चौंक कर, तुम यहाँ? हम आपको बुलाने आ रहा था तो पिंकी ने बताया राज के सिर में दर्द है, इसलिए आप यहाँ हो तो सोचा अच्छी सी कड़क चाय बना के लेके जाता हूँ, और आज हम तीनों बैठकर पीते हैं। राघव की बात सुन के दोनों माँ बेटे मुस्कुरा देते हैं। वही राज अपने भाई को देख, वाह भाई आपके हाथ की चाय, पक्का मेरे सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। राघव उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है। तीनों वही बैठकर चाय पीते हैं। एकता जी दोनों को देख, चलो बाहर चलते, वैसे भी कुछ देर में डिनर का टाइम भी होने वाला है। दोनों भाई उन्हें देख मुस्कुरा कर हमें सिर हिला देते हैं। एकता जी दोनों को देख मुस्कुरा कर जल्दी आना और फिर बाहर की तरफ बढ़ जाती है। उनके जाने के बाद राघव राज को देख, क्या बात, क्यों परेशान है तू? कोई बात है क्या जो तुझे परेशान कर रही है, मुझे बता सकता है? राज अपने भाई की बात सुन के अपनी नजरें चुराते हुए, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस सफ़र की थकान की वजह से। राघव राज को देख, ये झूठ तू बाकी सबके लिए रख, क्योंकि मैं तेरे चेहरे के हाव भाव और तेरी आंखें देखकर बता सकता हूँ कि तू झूठ बोल रहा है। बड़ा भाई हूँ मैं तेरा, और बड़ा भाई अपने छोटे भाई और बहन की तकलीफ बिना बोले पता लगा लेता हूँ। राज उसे देखता है तो राघव उसे देख, राज जानता हूँ बचपन से हमने एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताया, लेकिन हूँ तो बड़ा भाई और अपने भाई बहन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी और गुड़िया की आंखों में देख मुझे पता चल जाता है कि तुम दोनों तकलीफ में हो। अब बता क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है? बड़ा भाई बाप सम्मान होता है, इसलिए कोई भी परेशानी है तो बता मुझे। राज अपने भाई को देख, भाई गुड़िया की लेके परेशान हूँ। राघव उसकी तरफ चौंक कर, गुड़िया को लेके मतलब? राज खुद में एक गहरी सांस लेके, राग की जिंदगी में गुड़िया से पहले एक लड़की थी, सारे कॉलेज में उनके रिलेशन के चर्चे थे, हर कोई सिर्फ उनकी जोड़ी की तारीफ करता था, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे। राग भी अपने करियर में इतना बिजी हो गया कि उसका ध्यान किसी तरफ नहीं गया। उसके कुछ दोस्त तो उसके साथ ही हॉस्पिटल में काम करते हैं और मैं हमेशा उसके साथ फ़ोन पर कनेक्ट रहता था। फिर अचानक से शादी, आप जानते हो, बेशक अनजाने में ही सही, लेकिन उनकी शादी हुई और समय के साथ साथ गुड़िया की मासूमियत ने, उसके केयरिंग नेचर ने राग को अपना बना लिया। ये बात हम सब ने देखी है, राग गुड़िया को लेके कितना पजेसिव है। राघव राज की बात को समझने की कोशिश कर रहा था, उसे समझ नहीं आता तो राघव उसे देख, हाँ तो वो राग का अतीत था और राग अपने रिश्ते में खुश है, वो गुड़िया के साथ आगे बढ़ गया है, फिर प्रॉब्लम क्या है? राज अपने भाई को देख, भाई परेशानी की तो बात है, मैंने आज मॉल में उस लड़की को देखा है, बस डर रहा हूँ कहीं वो लड़की राग को आज भी, राग के दिल में ऐसा कुछ हुआ तो। गुड़िया की जिंदगी में बचपन से अब खुशियाँ आई है, और वो सिर्फ राग की वजह से। अगर इस बार उसकी खुशियाँ उससे दूर हुई तो शायद हम उसे। राज के बोलने से पहले, राघव ऐसा कुछ नहीं होगा, तू ज्यादा सोच रहा है, और फिर राघव कितना प्यार करता है गुड़िया से ये हमसे छिपा थोड़ी है। फिर चिंता मत करो, पहले गुड़िया अकेली थी लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ है। कोई भी परेशानी होगी तो हम होंगे उसके साथ, और जब राग उसके साथ है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब खुद का दिमाग शांत रख, क्योंकि तू जितना सोचेगा तेरे दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का बबंडा रहेगा जो तुझे तो परेशान करेगा ही।
तेरे साथ साथ माँ पापा और संजना को भी चिंता रहेगी और इस हालत में संजना और पिंकी को जितना इस माहौल से अलग रखा जाए उनके लिए अच्छा है, इसलिए कोई भी नेगेटिव विचार तेरे मन में नहीं ला। राघव की बात सुन के, जी भाई मैं समझ गया, आप सही बोल रहे हो। जो है ही नहीं उसे सोच के अपना आज खराब करना, और हम सब राग को जानते हैं, वो जब तक गुड़िया के साथ है कोई भी परेशानी उसे छू भी नहीं सकती। राघव उसकी बात सुन के मुस्कुरा, हम ये हुई ना बात, चल अब बाहर चल वरना माँ हमें बुलाने के लिए किसी न किसी को भेज देंगी, नहीं तो खुद यहाँ आ जाएगी। राघव की बात सुन के हंस पड़ता है और दोनों वहां से बाहर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वही बाहर दरवाजे से लगकर खड़ी पिंकी, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, उनके बाहर आने पर साइड हो गई थी। उनके जाते ही बाहर निकलकर, क्या ये लड़की वही है जो राग के साथ कॉलेज में, लेकिन राग ने तो कहा वो उसके कांटेक्ट में नहीं है, और फिर उसने बताया था वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जहां राग की पहली प्रायोरिटी उसका परिवार है, वही उस लड़की की प्रायोरिटी वो खुद थी। पिंकी अपनी आंखें बंद करके, मैं मेरे भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी अंशी को हर्ट नहीं करेगा, उसके लिए अंशी उसकी जिंदगी है और उसके बिना वो नहीं रह सकता। वो खुद को दिलासा देके अपने सिर को झटक के बाहर की तरफ बढ़ जाती है, जहां सब लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। एकता जी उसे देख, पिंकी बेटा तुम तो राघव और राज को बुलाने गई थी। एकता जी की बात सुन के राघव और राज दोनों ही पहले एकता जी को उसके बाद पिंकी को देखने लगते हैं। पिंकी उनकी बात सुन के, हम मम्मा बुलाने तो गए थे, लेकिन तभी आकृति भाभी का कॉल आ गया जिस वजह से हम उनसे बात करने लगे, और जब इनको बुलाने गए तो ये इधर आ गए थे। पिंकी की बात सुन के दोनों ने गहरी सांस ली और अपना ध्यान डिनर कर लगा दिया। एकता जी पिंकी को देख, हम कोई बात नहीं, आ जाओ तुम भी डिनर कर लो। पिंकी उनकी बात सुन के हाँ में सिर हिला देती हैं। वही एकता जी सबको देख, कल का दिन बीच में है, गोद भराई की सारी तैयारी करने में। यश जी को देख, आपने खाने का इंतजाम करवा दिया है ना? यश जी एकता जी की बात सुन के, हम डोंट वरी हो गया है। एकता जी राघव को देख, रघु मैं कल सुबह तुम्हें लिस्ट दूंगी, वो सारा सामान कल लाके देना है तुम्हें, और पंडित जी को भी बुला देना। एकता जी की बात सुन के राघव हाँ में सिर हिला देता है। एकता जी अब राज को देख, राज सारे गेस्ट की एक बार लिस्ट बना के उन्हें इनवाइट करने का काम तुम्हें करना है। राज उनकी बात सुन के ठीक है माँ, हो जाएगा। पिंकी और संजना एकता जी को देख, माँ हमें क्या काम करना है? एकता जी दोनों को देख, कुछ काम नहीं करना तुम दोनों, सारा काम हो जाएगा, बस तुम दोनों आराम से बैठ जाना, वही काम होगा हमारे लिए। एकता जी की बात सुन के जहाँ सबके चेहरे आ गई, वही पिंकी और संजना दोनों का मुंह बन गया। एकता जी दोनों को देख, बस कुछ समय की बात है, फिर जितना काम करना है कर लेना, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलूंगी और तुम दोनों काम करना। उनकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। 168 सिंदूर तेरे नाम का। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद एकता जी सबको देखकर, सुबह बहुत सारे काम है, इसलिए अभी सब लोग आराम करो, क्योंकि कल काम और परसों फंक्शन में किसी को आराम नहीं मिलेगा। सब लोग एकता जी की बात सुन के हाँ में सिर हिलाकर अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वही एकता जी सर्वेंट को देख, तुम लोग भी जल्दी से जाना, कल बहुत काम है। सभी उनकी बात सुन के हाँ में सिर हिला देते हैं और एकता जी वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। यश जी उन्हें कमरे में आते देख, आप जल्दी आ गई, मुझे तो लगा आप परसों तक का काम आज ही करने वाली हो। एकता जी यश जी तंज भरी आवाज सुन के, वेरी फनी, लेकिन आपके जोक पर मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। वो यश जी को इग्नोर करके अपने कपड़े लेके चेंज करने के लिए वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वही यश जी उनके जाने के बाद अपने फोन साइड में रखकर अपनी जगह पर लेट गए। उन्हें पता था अगले 2 दिन एकता जी सबको काम में लगाने वाली है, इसलिए आज रेस्ट करना सही रहेगा, इसलिए उन्होंने आराम से लेट के अपनी आंखें बंद कर ली। वही एकता जी जब बाथरूम से बाहर आई तो यश जी को सोता देख नजर हिला दिया और खुद ड्रेसिंग पर आके खुद के हाथ पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बेड पर आके लेटे गए और यश के हाथ पर अपने सिर रख लिया। यश जी ने भी प्यार से उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के होठों पर मुस्कुराहट थी और दोनों ही आंखें बंद किए आराम से सो गए। दूसरी तरफ सिंगापुर में राग के दोस्त वहां से निकलकर अपने घर के लिए निकल गए। इन सब में रीति को परेशान देख क्रिस ने उसे देखा, लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। दोनों ही अपने फ्लैट पर पहुंच चुके थे। अंदर आने के बाद रीति सीधे अपने कमरे में चली गई। वही क्रिश उसे जाते देख पहले दरवाजा बंद किया, उसके बाद किचन में बढ़ गया। वहां जाके उसने 2 मग कॉफी बनाए और उसे मग में डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने एक नज़र कमरे में डाली, रीति वहां नहीं थी। उसके बाद बाथरूम में देखा, रीति वहां भी नहीं थी। क्रिश ने अब अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए।
रात के समय सिंगापुर की गलियां चमक रही थी। बेशक रात थी लेकिन आवाजाही बंद नहीं थी। रीति भी वही खड़ी शहर की चकाचौंध को देख रही थी। कृष उसे इस तरह देख उसके आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, खोई हो रीति, जब से हम राग के पास से आए हैं मैं देख रहा हूँ तुम किसी और ही सोच में गुम हो, कोई परेशानी है क्या? रीति उसे देख उसके कंधे पर सिर रखकर, नहीं, बस मैं रिद्धिमा के बारे में सोच रही हूँ। कृष उसे देख उसका हाथ पकड़ वही रखे सोफे पर बिठाता है और उसके हाथ में कॉफी का मग पकड़ा, कर लो ये पियो, तुम्हार माइंड फ्रेश होगा। हार्ड कॉफी बना लाया हूँ मैं। रीति उसकी बात सुनके उसके हाथ से कॉफी ले लेती है और उसे देख, कृष आपको क्या लगता है? कृष उसे देख, किस बारे में रीति? कृष का इतना ठंडा रिएक्शन देख आपको सच में फर्क नहीं पड़ा या सिर्फ मुझे बना रहे हो? कृष रीति की बात सुनके उसकी तरफ देखता है, मैं क्यों बनाने लगा भला? रीति उसकी तरफ देख मून बना के, कृष आई एम सीरियस। कृष अपनी कॉफी खत्म करते हुए, और क्या होगा तुम्हारे सीरियस होने से? कुछ बदल जाएगा या तुम जिस वजह से अपना दिल और दिमाग दोनों जला रही हो वो खत्म हो जाएगा? रीति उसकी बात सुनके उसकी तरफ असमंजस से देखती है तो कृष उसे देखते हुए अपना मुंह सामने रखी टेबल पर रखते हुए, रीति जो होना था वो हो गया और वो किसी के सोचने से या करने से नहीं बदलेगा। और फिर तुमने सुना है जोड़ियां ऊपर से बनती है, हम चाहे कितनी कोशिश कर ले हमें मिलेगा वही जो हमारी किस्मत में लिखा है। इसलिए जो हमारे हाथ में नहीं उसे सोचकर क्यों परेशान होना। राग को जब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश है अपनी जिंदगी में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में, और फिर तुम्हें उसके चेहरे से, उसकी बातों से या उसके बिहेवियर से लगा कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है। रीति वो खुश है अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, उसके साथ अच्छे पल, अच्छी यादें और अपने हमसफर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने आया है वो। और हमारी कोई ऐसी बात उसके मन में उस उत्साह को फीका कर सकती है? और तुमने सुना ना राग ने क्या कहा, पिछले 2 साल से वो रिद्धिमा के कांटेक्ट में नहीं है, वो आगे बढ़ गया है अपनी जिंदगी में और अब उसे कुछ भी बोल के हम उसकी खुशियों में अड़नगा बनेंगे। और फिर ये बात तुम भी जानती हो, राग और रिद्धिमा एक दूसरे से कितने अलग है। शायद वो दोनों एक हो भी जाते लेकिन उनका रिश्ता कभी भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि रिद्धिमा और राग की सोच में जमीन आसमान का अंतर है, जो तुम और मैं बाकी सब भी जानते हैं। राग के लिए अपनी फैमिली कितनी मायने रखती है ये हम में से किसी से नहीं छिपा। अगर रिद्धिमा और वो एक हो भी जाते तो उनका अलग होना तय था, क्योंकि राग कभी अपने परिवार वालों को तकलीफ देने वाले साथ कभी नहीं रहता। भगवान कभी अपनी बनाई जोड़ी को कैसे टूटने देते, इसलिए उन्होंने पहले ही रिद्धिमा का साथ राग की लकीरों में नहीं लिखा। और तुमने देखा उसकी वाइफ कितनी मासूम सी दिखती है, वो ऊपर से उसकी नीली आंखें, वो कहीं से भी रिद्धिमा को टक्कर नहीं दे सकती। राग और उसकी जोड़ी एकदम परफेक्ट है, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रीति उसकी बात सुनकर उसे देखती है, हम बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं बल्कि इस बात का है कि रिद्धिमा अगर वापस आ गई तो क्या होगा? अगर उसके दिल में राग के लिए कुछ भी हुआ तो वो सब बर्बाद कर देगी। डर मुझे और किसी बात का नहीं है, सिर्फ इस बात का है कि राग की पत्नी बहुत सीधी और मासूम सी है। उसे देखकर ही पता चलता है अंदर किसी भी तरह की चालाकी नहीं है। वो जैसी बाहर से है वैसी ही अंदर से है। वही रिद्धिमा को हम सब जानते हैं वो कैसी है, उसे जो चीज़ चाहे उसे पाकर रहती है। कृष उसकी तरफ देख, खुद को, अपने मन को शांत रखो तुम। राग है उसके साथ और जब तक राग उसके साथ है उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता। बेशक हम सब रिद्धिमा को जानते हैं लेकिन हम राग को भी जानते हैं, वो जब तक किसी को कुछ नहीं कहता जब तक सामने वाला उसके साथ सही है। वरना उसके गुस्से को हम सब जानते हैं कि उसके गुस्से के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर जब बात उसके परिवार की होती है उसके गुस्से का सामना हर किसी के वश की बात नहीं है। रीति कृष की बात सुन के अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। अगर उन्होंने ये जोड़ी बनाई है तो इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, बाकी उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते में आते हैं। कृष उसकी बात सुन के अपनी गोद में उठाकर कमरे के अंदर जाने लगता है। वही उसके रिएक्शन से रीति एकदम से चौंक गई और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। क्या कर रहे हो, उतारो मुझे। कृष उसे देखकर, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे भरोसे रहा था, हमारी सुबह बैठे बैठे ही हो जाएगी, और जो अभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच के फायदा क्या है, इसलिए अब हम पहले चुपचाप सोएंगे। रीति उसकी बात सुन के कुछ नहीं कहती और अपनी आंखें बंद करके अपना सिर उसके सीने से टिका लेती है। वही कृष उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है, उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके बगल में लेटकर उसका माथा प्यार से चूम लेता है। वही रीति भी पूरी तरह उसकी बाहों में सिमट जाती है। इधर दूसरी तरफ राग और एकांशी शाम को ही सो चुके थे, इसलिए उनकी आंखें रात को 12 बजे करीब एक साथ खुली।
दोनों ने आंखें खोले एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर, भूख लगी है, दोनों ने साथ कहा, जिसके बाद दोनों की हंसी छूट गई। राग और एकांशी एक दूसरे को देख, राग फोन में समय देखता है और फिर एकांशी को देख, अंशी रात काफी हो गई है, इस वक्त काकी भी सो गई होंगी। एकांशी राग की बात सुन के मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, मैं खाना बनाती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। वैसे भी अब नींद तो आएगी नहीं, ऊपर से खाली पेट तो बिल्कुल नहीं आएगी। एकांशी की बात सुन के राग हाँ में सिर हिला देता है। वही एकांशी राग को देख, आप बैठो, मैं नीचे किचन में कुछ बनाती हूँ। राग उसकी बात सुन के हाथ पकड़ दोनों साथ में चलते हैं, मैं अकेले क्या करूँगा, वैसे भी इस वक्त हॉस्पिटल में भी कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ भी सब मुझे गालियाँ ही देंगे। एकांशी उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है और राग को देख, हम चलिए। राग उसे देख, हम चलो, आज मैं भी तुम्हारी हेल्प कराता हूँ। एकांशी उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और दोनों ही किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। किचन में आने के बाद एकांशी राग को देख, क्या खाओगे आप, क्या बनाऊं? राग उसकी बात सुन के उसे देखते हुए, जो चीज़ जल्दी बन जाए वही बना दो। राग की बात सुन के एकांशी मुस्कुरा देती है। उसने फ्रिज खोल के देखा जिसमें प्लेन राइस रखे थे, थोड़ा सा लगा हुआ आटा फ्रिज में था और बनी हुई इडली रखी हुई थी। एकांशी फ्रिज में से सारी चीज़ निकलती है, उसके बाद कुछ कच्ची सब्जियां निकालकर प्लेन राइस की बिरयानी बना देती है। राग तो अपनी अंशी का ये करतब देखता ही रह गया। उसके बाद इडली को काटकर फ्राइड इडली बना दी, फिर कुछ सब्जी में से थोड़ी थोड़ी सब्जी लेके उन्हें काटकर मिक्स वेज बना दी थी। राग तो सिर्फ आंखें फाड़े उसके स्पीड से चलते हाथों को देख रहा था। कितनी जल्दी उसने रखी चीज़ों को ही यूज़ में लिया था। एकांशी का ध्यान तो सिर्फ खाना बनाने में था। उसने जल्दी से रखे आटे की रोटियां बनाए और राग को देख, राग हमने खाना तैयार कर दिया है, कोई कमी है तो आप बता दीजिए, हम बना देंगे। राग उसे देख, नहीं स्वीट हार्ट, सब बेस्ट है, बस इसके साथ रायते और हो जाए। एकांशी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है और फ्रिज खोल कर देखती है जिसमें दही रखी थी। उसने फ्रिज से दही निकाली और उसे फेंट कर रायता बना दिया। उसके बाद राग को देख और कोई फरमाइश, राग उसे देखकर न में सिर हिला देता है तो एकांशी उसे देख, आप ये सब टेबल पर लेके चलिए, हम किचन साफ करके आते हैं। राग उसे देखते हुए, खाना लेके बाहर जाते हुए, जल्दी आना, इतना टेस्टी खाना देख अब कंट्रोल नहीं होगा। एकांशी उसे देख मुस्कुरा दी और उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। राग ने सारा खाना टेबल पर रख दिया था और दोनों का खाना एक ही प्लेट में लगा लिया। वही एकांशी भी जल्दी से किचन साफ करके वहां आ गई। राग उसे देख, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना तुम्हें ही बुलाने आ रहा था, क्योंकि खाने की खुशबू के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा और फिर भूख भी लगी है। राग की बात सुन के एकांशी मुस्कुराते हुए उसके पास आके, तो आप खाना खाते, हम आ ही रहे थे। राग उसकी बात सुन के, अरे ऐसे कैसे, तुम्हारे बिना खाना कैसे खाता? फिर उसका हाथ पकड़ चेयर पर बिठाकर, चलो अब साथ में खाते हैं। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। राग उसे देख, सच में अंशी तुम्हारे हाथों में जादू है। फिर उसके हाथों को चूम कर, आई लव यू लॉट। एकांशी उसकी बात सुन के, राग ये हमारा फर्ज है और फिर भगवान ने हमें इस कला से निपुण बनाया है, हमें आप सबको अपने हाथों से बना खिलाना बहुत पसंद है। राग उसकी बात सुन के मुस्कुराकर, हम जानता हूँ और तुम सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं हर तरह से निपुण हो और हर किसी की किस्मत में इतनी प्यारी लड़की नहीं होती। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। आज भी सोचता हूँ अगर मैं शादी के लिए मनाता या सुनैना शादी छोड़ के नहीं गई होती तो तुम मुझे कैसे मिलती। एकांशी राग की बात सुन के, हम दोनों का साथ तो भगवान ने बहुत पहले ही लिख दिया था, फिर हमारी जगह कोई कैसे आपकी जिंदगी में लेता। और आपसे कितनी बार कहा है हमने, खुशकिस्मत हम हैं जिसकी जिंदगी आपके आने के बाद खुशियों से भर गई। जब 169 सिंदूर तेरे नाम का। राग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वही एकांशी उसे देख, चलिए अब रूम में चलते हैं। राग उसे देख, हम चलते हैं, वैसे भी अभी नींद तो आने से रही। एकांशी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। दोनों वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ एकता जी ने सुबह सुबह ही सभी घरवालों को जगा दिया था, लेकिन सबको अभी पिंकी और संजना को जगाने के लिए मना कर देती हैं। वही पिंकी रूम में जागी हुई थी, दिमाग में अभिराज को बातें ही चल रही थी। उसने राघव के आगे खुद को नॉर्मल रखा हुआ था ताकि उसे शक न हो। वही राघव कमरे से चला गया था, उसे लगा पिंकी सो रही है। पिंकी ने खुद का को नॉर्मल करके बेड से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है और रेडी होके अपने कमरे में आते हुए हॉल की तरफ बढ़ जाती है। वही एकता जी हॉल में सबको कल का काम समझा रही थी। उनकी नज़र जैसे ही पिंकी पर जाती है वो पिंकी को देख
उठ गई बेटा, आओ मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बनावती हूँ। पिंकी उसकी बात सुन के माँ सुबह सुबह अभी नहीं। एकता जी उसे देख, सुबह सुबह ही जूस अच्छा रहता है। पिंकी उसकी बात सुन के मुंह बना के एकता जी को देखती है। तब तक संजना भी वहां आ गई थी। एकता जी दोनों को देख, चलो चुपचाप दोनों बैठो सोफे पर, मैं जूस लेके आती हूँ। दोनों कुछ कहती उससे पहले एकता जी दोनों को आंखें दिखाकर किचन में जाते हुए जूस ला के दोनों को देती है। दोनों मुंह बनाते हुए जूस देखती है, लेकिन एकता जी के डर की वजह से दोनों चुपचाप जूस पी लिया था। आज का दिन सबका बिजी रहा था। एकता जी बस गोद भराई की तैयारी में लगी हुई थी सारा दिन। राघव एकता जी को देख, माँ सुबह से काम के लगे हुए, कल वैसे भी आराम का समय नहीं मिलेगा। एकता जी उसे देख, मैं ठीक हूँ, बस एक बार डिनर करने के बाद आराम करने ही जा रही हूँ। तू भी पिंकी को बोल देना किसी और काम के नहीं लगे, आराम करे आज, क्योंकि कल का दिन बिजी रहने वाला है। राघव अपनी माँ की बात सुन के, मैं उसे बोल दूंगा माँ, लेकिन आप पहले आराम करो, वरना और किसी का तो पता नहीं आपकी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। आज सारा दिन हो गया आपको भाग दौड़ करते हुए, फिर कल का दिन रस्मों और रिश्तेदारों में बिजी रहेगा। एकता जी राघव की बात सुन के मुस्कुराते हुए, हाँ बाबा चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो तुम्हारे बच्चों के भी बच्चे खिला के जाऊंगी मैं। राघव अपनी माँ की बात सुन के, आपकी बात जरूरी सही होगी माँ, लेकिन अभी आप आराम कर लो। उठे सारे सर्वेंट है घर में, डिनर बना के बाकी का काम वो देख लेंगे। एकता जी उसकी बात सुन के, हम मैंने उन्हें डिनर का बता दिया है, अब तू चिंता मत कर, मैं रूम में जा रही हूँ, जा तू भी जाके आराम कर ले, और साथ में पिंकी को भी लेके जाना, वरना मेरे रूम में जाते ही किचन में चली जाएगी। और राज को भी बोलना वो भी आराम कर ले, और संजना को भी लेके जाए। राघव अपनी माँ की चिंता देख उन्हें कंधों से पकड़ उनके कमरे तक ले जाते हुए, माँ मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद उन्हें बैग पर बिठाकर, अब आप आराम से लेट जाओ, डिनर तैयार होने के बाद मैं आपको बुलाने आ जाऊंगा। और हाँ चिंता मत कीजिए, आपकी बहुओं को भी आराम करवा दूंगा, अब आप आराम कर लो। एकता जी उसकी बात सुन के मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती हैं। राघव एकता जी को देख मुस्कुरा का आराम करने का इशारा करके कमरे से बाहर चला जाता है। वही एकता जी मुस्कुराते हुए आराम से लेट जाती, फिर खुद के मन में, भगवान ने मुझे शायद मेरे पिछले जन्मों का फल दिया है, जो मुझे इतनी प्यारी और अच्छी संतान मिली है, बस उनके साथ और प्यार को किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आराम से अपनी आंखें बंद करके आराम से लेट गई। वही राघव बाहर आके राज को देख, राज संजना को लेके रूम में जा, जब तक डिनर तैयार होगा ये आराम कर लेगी, वैसे भी कल का दिन बहुत थकान भरा होगा। राज राघव की बात सुन के हाँ में सिर हिलाकर संजना को लेके रूम में चला जाता है। वही राघव यश जी को देख, डैड आप भी थोड़ी देर आराम कर लो, डिनर के लिए मैं बुलवा लूंगा। यश जी राघव की बात सुन के, हम ठीक है, तुम भी पिंकी को लेके जाओ, वो भी थोड़ा आराम कर लेगी। राघव अपनी डैड की बात सुन के, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। यश जी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। राघव पिंकी को देख, पिंकी जाओ तुम भी रूम में जाके आराम करो। पिंकी राघव को देख, और आप? राघव उसकी बात सुन के, मैं बस 5 मिनट आता हूँ। पिंकी उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते हुए, आप काम कीजिए अपना, तब तक मैं यही बैठती हूँ। राघव पिंकी को देख, तुम रिलैक्स हो के बैठो, मैं बस अभी आया। राघव की बात सुन के पिंकी आराम से बैठ जाती है, और राघव उसे देख पहले किचन में जाता है, वहाँ सबको डिनर तैयार करने की बोलता है, और सबको देख सब लोग अपने रूम में आराम कर रहे हैं। डिनर तैयार होते ही सबको बुला लेना। शेफ राघव को देख, जी सर। उसके बाद बाहर की तरफ बढ़ गया और सारी डेकोरेशन चेक करने के बाद वहां से पिंकी को साथ लेके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। डिनर रेडी होने के बाद शेफ ने सर्वेंट से सबको बुलाने का लिए कह दिया था, जिसके बाद सब लोगों ने साथ में मिलकर डिनर किया और सोने के लिए चले गए, क्योंकि कल काम ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ एकांशी और राग का दिन भी आज सारा दिन घूमने में निकला। घर आने के बाद दोनों ही थके हारे डिनर करके सो गए थे। अगली सुबह गुप्ता हाउस कुछ ज्यादा ही हलचल थी, क्योंकि पिंकी की गोद भराई की रस्म थी। खाने का इंतजाम बाहर ग्राउंड में किया गया था। वहीं एकता जी पिंकी की गोद भराई का इंतजाम हॉल में ही किया था। वो कभी किसी को काम बताती तो कभी किसी को। अनु जी भी पूरे परिवार के साथ आ गई थी और एकता जी को इधर उधर काम करते देख उनका हाथ पकड़कर, एकता जी आप इधर बैठो, काम हो जाएगा, सारे बच्चे हैं ना। एकता जी उनकी बात सुन के मुस्कुराते हुए वही बैठ जाती है। ज्यादातर सभी रिश्तेदार आ गए थे। वही राघव ने एकांशी को वीडियो कॉल से कनेक्ट कर दिया था।
वही एकांशी ने पहले तो सबसे बात की, उसके बाद वो भी कॉल के सहारे वो सारा प्रोग्राम देख रही थी। उसके साथ राग भी था। आखिर पिंकी उसकी भी बहन थी। दोनों ही इस पल में एक दूसरे के साथ थे। राग ने एकांशी को देखा जिसके चेहरे पर गुप्ता हाउस में मौजूद न होने की एक भी सिकन नहीं थी। वही राग अपनी अंशी को देख मुस्करा दिया। सच में ये लड़की सबसे हटकर थी। वो छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढ लेती थी। राग को एकांशी के रूप में सबसे नायाब तोहफा मिला था। वो उसे एकटक निहार ही रहा था। एकांशी जिसकी सारी नजरें वहां हो रही रस्मों पर थी। राग की नजरों की तपस देख उसने अपनी नजर उठाकर राग को देखा, फिर राग को देख इशारे में क्या हुआ। राग उसे देख ना में सिर हिला देता है। एकांशी उसे देख मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाकर फिर से सामने देखने लगती है। राग भी अब सारा ध्यान पिंकी को रस्मों पर लगा देता है। सब लोग पिंकी के पास आके कुछ गिफ्ट देके उसके कान में कुछ न कुछ बोल रहे थे। वही एकांशी का सारा ध्यान जहां वहां हो रही रस्मों पर था। राग की नजर राज पर गई जो उसे शांत और परेशान दिख रहा था। राग को लगा शायद संजना की तबीयत की वजह से ऐसे होगा, लेकिन संजना के चेहरे पर चमक और खुशी देखकर उसके सो भ्रम भी दूर हो गया। वो खुद के मन में कुछ तो बात है, वरना ये इतना खोया खोयान ही रहता। वो राज से फंक्शन के बाद बात करने की सोच अपना ध्यान भी वहां हो रही रस्मों पर लगा दिया। अनुजी एकांशी और राग को देख, चलो अब तुम दोनों भी पिंकी के कान में कुछ कहो। एकांशी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल माँ। और फिर पिंकी को देख, भाभी माँ अपने भतीजे भतीजी को गिफ्ट हम वहां आके गिफ्ट देंगे, लेकिन हमारी बेस्ट विशेष हमेशा उनके साथ है, वो एकदम हेल्थी हो और जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। एकांशी की बात सुन के सब मुस्कुरा देते हैं। गोद भराई का प्रोग्राम ठीक से हो गया था। लेडीज ने गिफ्ट और आशीर्वाद देने के बाद नाच गाना हुआ। उसके बाद सब लोगों खाना खाने की बोल। एकता जी एकांशी को देख, बच्चा तू भी खाना खा लो और जल्दी आना तुम दोनों। राग एकांशी उनकी बात सुन के हाँ में सिर हिला देते हैं। उसके बाद सबको ध्यान रखने का बोल फोन काट देते हैं। फिर दोनों काकी के साथ मिलकर डिनर करते हैं। वही गुप्ता हाउस में सब लोग डिनर करके अपने अपने घर चले गए थे। अनु जी ने सबको आकृति के बेटे के नामकरण में आने को कहा और वहां से सब लोग खाना खाकर चले गए थे। वही एकता जी पिंकी को देख, जाओ बेटा तुम भी चेंज कर लो, वैसे भी बैठे बैठे थक गई होगी। पिंकी एकता जी की बात सुन के हाँ में सिर हिला देती है। एकता जी सभी बच्चों को देख, जाओ तुम सब रेस्ट करो, रात सबका डिनर रूम में भिजवा दूंगी। एकता जी की बात सुन के सभी, आप भी रूम में जाके आराम कीजिए, आपका खाना भी रूम में भिजवाते हैं और बाकी का काम सर्वेंट देख लेंगे। एकता जी सबको देख मुंह बना के, ठीक, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो जा रहा हूँ। उसके बाद सभी उनकी बात सुन के मुस्कुराकर अपने कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ राग और एकांशी ने भी डिनर किया और काकी को गुड नाइट कह के अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। राग और एकांशी दोनों रूम में आए। एकांशी रूम में आके अपने कपड़े लेके चेंज करने चली गई। वही राग बेड पर लेटा। उससे पहले उसका कॉल रिंग हुआ। रीति का कॉल देख उसने कॉल उठा लिया। हेलो, कब प्लान है मिलने का? राग उसकी बात सुनकर, हम बताता हूँ सुबह तक। रीति उसकी बात सुन के, हम जो भी बता देना, गुड नाइट। राग उसकी बात सुन के, ओक बाय एंड गुड नाइट। जब 170 सिंदूर तेरे नाम का। राग ने फोन काटा ही था तब तक एकांशी भी चेंज करके आ गई थी। उसने राग को देखा और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ते हुए, क्या हुआ, किस सोच में गुम हो आप, किसका कॉल था? राग उसकी बात सुन के, हम वो रीति का अपने गेट टुगेदर के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा है हम ही डिसाइड करके बता, ताकि हमारा कोई और प्लान हो तो वो खराब ना हो। एकांशी उसकी बात सुन के, हम तो आप बता देते उन्हें। राग उसकी बात सुन के अपना फोन साइड में रखकर उसके पास आके खड़ा हो जाता है। एकांशी शीशे से राग को अपने पीछे खड़े देख, क्या हुआ? राग उसे देखते हुए, कुछ नहीं। फिर उसके हाथों से कॉम लेके उसके बालों को सुलझाते हुए, तुम बता, तुम्हारा मन में उनके साथ समय बिताना का? एकांशी उसे देख, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? राग उसे देख, क्योंकि तुम उन्हें नहीं जानती हो, तुम्हें अजीब ना लगे। राग की बात सुन के एकांशी मुस्कुराते हुए, हमें कौन सा अकेले जाना है, आप होंगे ना हमारे साथ, इतना काफी है हमारे लिए, हमें बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं गए तो आपके दोस्त को बुरा लग जाएगा। वैसे भी आप उनके साथ कहाँ समय बिता है, क्योंकि आपका पेशा ही ऐसा है कि आपके पास हमारे लिए और परिवार के लिए ही बहुत मुश्किल से समय निकलता है। इसलिए आप उनसे मिलने प्लान बना लीजिए। वैसे भी उनका भी मन होता है आपसे मिलने का, और अगर आप हमारे कंफर्ट की वजह से उन्हें मना करोगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उन्हें बोल दीजिए, और फिर हमारे लिए आप होंगे वहाँ, हमारे लिए वही काफ़ी है, और क्या पता हमारी भी उनसे आपसे भी गहरी दोस्ती हो जाए। राग उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए,
उसका माथा चूम के जो आज्ञा धर्मपत्नी जी। मैं कल का ही मिलने का प्लान बना लेता हूँ, वैसे भी हमने कल का अपना कोई प्लान भी नहीं बनाया है। एकांशी ड्रेसिंग के सामने से उठते हुए, जैसा आपको ठीक लगे। राग उसके पीछे जाते हुए। लेकिन जाना कहाँ है एकांशी, उसे देख हमें तो यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए आप सबसे बात करके डिसाइड कर लीजिए। राग उसकी बात सुन के हाँ में सिर हिला देता है। राग रीति के पास कॉल लगाता है। वही रीति राग के फिर से कॉल देख चौंकते हुए। राग क्या हुआ, सब ठीक है ना? राग रीति की आवाज सुन के शांत हो जा, चिंता की देवी तेरी आदत नहीं जाएगी न बिना वजह का भार सिर पर लेने की। राग की बात सुन के रीति मुंह बना लेती है तो राग हंसते हुए, अब ज्यादा आड़े तिरछे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। राग की बात से रीति का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चून की फोन स्पीकर पर था। कृष की हंसी राग की बात सुनकर छूट जाती है। वही रीति रोनी सी शक्ल बनाए कभी कृष को देखती तो कभी फोन पर आती हुई राग की हंसने की आवाज को। राग अपनी हंसी कंट्रोल करके, अच्छा रीति रोना नहीं यार, वरना सिंगापुर में बाढ़ आ जाएगी। बेचारी रीति का मुंह देखने लायक था। वही कृष बेचारा हंसते हुए पेट पकड़कर बेड पर लेट गया था, उसकी हालत खराब हो गई थी हंसते हुए। वही रीति जो अभी तक रोनी सी शक्ल बना के बैठी थी, कृष को हंसते देख गुस्से से लाल हो गई। वही कृष की नज़र जब रीति के चेहरे पर गई तो उसे देख अपने होठों पर उंगली रख चुपचाप बैठ गया। वही राग को जब कृष की आवाज नहीं आई तो वो मुस्कुरा कर, लगता है तेरी मासूम सी टेंशन की दुकान ने तुझे फिर से अपनी छोटी छोटी आंखें बड़ी करके दिखा दी, तभी तेरी हंसी बंद हो गई है। बेचारा कृष मरता क्या नहीं मरता। वही रीति राग की बात सुन के मुंह बनाते हुए, तुम कभी नहीं सुधर सकते ना, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। राग उसकी बात सुन के, तुम्हें परेशान करने में मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जब तुम्हारी शक्ल रोने जैसी होती है तो बहुत प्यारी लगती है। रीति राग की बात सुन के, तुमन मुझे मिलो, तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूँ मैं। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें मुझे परेशान करने में, इसलिए तुमने मुझे फोन किया। राग उसकी बात सुनकर, मेरी टेंशन की दुकान, फोन तो किसी और कारण किया था, लेकिन तेरी टेंशन भरी आवाज सुन के मेरा रुख उस तरफ हो गया। रीति उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है। तभी राग, कृष तेरी संगत में रह के इसे थोड़ा सा मस्तमौला बना देता ताकि ये टेंशन छोड़ के खुल के हंस लेती। राग की बात सुन के, कृष भाई मेरे मुझे बख्श दे, तू तुझे जो कहना है खुद कह ले, वरना रात को सोएंगे बाहर सोना पड़ेगा। कृष की बात सुन के राग, अच्छा ठीक है, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल का मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सही सी जगह बताओ जहां चल सके। रीति उसकी बात सुन के, एकांशी से पूछो ना, उसके हनीमून का प्रोग्राम है। राग रीति की बात सुन के, उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया क्योंकि उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। राग की बात सुन के रीति, ठीक है तो बीच पर चलते हैं, वहां पर खुला एरिया है। राग उसकी बात सुन के, हम ये आइडिया अच्छा है, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, वहां पर सबको बता देना। रीति उसकी बात सुन के, हम ठीक है। राग मुस्कुराते हुए उसे बाय कहता है और फोन काट देता है। फोन काटने के बाद उसकी नज़र एकांशी पर जाती है, जो अपने चेहरे पर अपनी ठुड्डी टिकाए एकटक राग को ही देख रही थी। राग उससे देख, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? एकांशी उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए उसकी गोद में सिर रखकर लेटते हुए, कुछ नहीं बस देख रहे थे डॉक्टर, राग शैतानी करना भी जानते हैं। राग उसकी बात सुन के मुस्कुराते उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए, क्यों किस किताब में लिखा है एक डॉक्टर शैतानी नहीं कर सकता? एकांशी उसकी बात सुन के, लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन आपको कभी ऐसे नहीं देखा ना, तो बस पूछ लिया। राग उसका हाथ पकड़, हम हॉस्पिटल में ऐसा माहौल रहता नहीं, बाकी हम सारे दोस्त चेतन और बाकी सब साथ रहते हैं, तब माहौल बन जाता है। और फिर तुम कैसे देखती? हमारी पहली शादी ऐसे हालातों में हुई थी जहां इन सब का कोई मतलब नहीं था। फिर जब हम दोनों ने एक दूसरे को समझा तो घर वालों ने दोबारा शादी की बोल हमें अलग कर दिया, उसमें भी कभी हॉस्पिटल में से मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला जिससे तुम मेरी आदतों को जान सकती। खैर कोई बात नहीं, हमें यहाँ भेजा ही इसलिए ताकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में वो बातें जान सके जो हमें नहीं पता, क्योंकि वापस जाने के बाद हम दोनों के पास ही समय नहीं होगा। तुम अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाएगी और मैं हॉस्पिटल में, और शायद यहाँ से जाने के बाद मुझे फुर्सत भी ना मिले। राग की बात सुन के एकांशी उसका हाथ पकड़ चूमते हुए, जानते हैं और हम आपके काम को समझते भी हैं, इसलिए हमारी तरफ से बेफिक्र रहिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। राग उसकी बात सुन के उसे देखते हुए, जानता हूँ और इसलिए मुझे तुम और ज्यादा प्यारी लगती हो क्योंकि तुम मेरे काम और फर्ज को समझती हो। एकांशी उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है और आराम से बैठते हुए, समझे क्यों नहीं, हम जानते हैं आप किसी और की जान बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देते हैं ताकि एक जान को जिंदगी दे सको, और ये इतना आसान काम नहीं है, हर किसी के बस में नहीं है ये काम।
आप अपनी रातों की नींद सिर्फ इसलिए त्याग देते हो ताकि आपकी कोशिश से एक जान बच जाए। राग उसकी बात सुन के तुम्हें पता है मैं कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। एकांशी उसे हैरानी से देखती है तो राग उसे ऐसे देख सच में मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी जिस वजह से कभी कभी डैड से मुझे खूब डांट पड़ती थी रात को लेट नाइट दोस्तों के साथ रहना फिर सुबह लेट उठना। लेकिन डैड ने जबरदस्ती मेरा एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में करा दिया। मेरा बिल्कुल मन नहीं था जहाँ तक काफ़ी दिन तक मैंने उनसे बात नहीं की। 1 साल तो मैंने मेरी पढ़ाई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरे अंदर एक अलग ही जुनून बन गया। मेरी एक कोशिश से मैं किसी की जान बचा सकता हूँ ये फीलिंग खुद में ही एक प्राउड फीलिंग होती है। और यहाँ से ही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एकांशी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। राग उसे देख तुम्हें एक बात बताऊं मेरी फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक लगी थी उसके बाद डैड मुझसे बहुत नाराज हुए थे। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद मुझे खुद ही रियलाइज हो गया और मेरा ध्यान स्टडी पर गया और मेरा इंटरेस्ट इतना हुआ कि मैं लास्ट से कब टॉप पर आया मुझे खुद को ही पता नहीं चला। लेकिन मेरा एम कभी फर्स्ट आने का या टॉप करने का नहीं था। मैं सिर्फ खुद को इतना काबिल बनाना चाहता था कि कोई भी सीरियस बीमारी का इलाज मेरे पास हो। मैं इतनी नॉलेज चाहता था कि मैं किसी पेशेंट को देखकर ये नहीं कहूँ कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि सामने वाले की फैमिली को कहूँ कि मैं कोशिश करूंगा और उस कोशिश में 100% पास होगा। जब मैंने मेरी इंटर्नशिप ली पहली बार ओरती में गया एक बार को तो डर लगा लेकिन फिर खुद में हिम्मत भरी। मेरी पहली सर्जरी थी बेशक उस वक्त मेरे साथ सीनियर मौजूद थे लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे गाइड किया। उसके बाद से मैं सारी सर्जरी अकेले करने लगा और आज सबके बीच हूँ। तुमने पता है मॉम डैड को भी पहली बार भरोसा नहीं हुआ कि मैं वर्ल्ड में बेस्ट डॉक्टर का खिताब जीता है। क्योंकि मेरी पढ़ाई यही सिंगापुर में हुई थी इसलिए डैड ने मुझे इंडिया बुला लिया। यहाँ दादू ने हमारा अपना हॉस्पिटल खुलवा दिया जिसकी पार्टनरशिप में साकेत भी है, हालांकि उसका हिस्सा 3/4 है। एकांशी राग की बात सुन के सच में हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। राग उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए यकीन कर लो मेरी जान क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके लिए तुम कहोगी सच में आप ऐसे थे। एकांशी राग की बात सुन के हम तो आपको जानना चाहते हैं, बताएं ना। राग एकांशी के बचपने की बातें सुन के मुस्कुराते हुए हमें घरवालों ने हनीमून पर भेजा है इसलिए ये बातें तो हम वहां जाके भी कर सकते हैं, अभी किसी और चीज पर फोकस करते हैं। एकांशी को एक बार को तो उसकी बात समझ नहीं आई लेकिन उसकी बात समझ आते ही उसे खुद से दूर धक्का देते हुए दूर हटिए, आप हर वक्त एक ही चीज सोचती है आपको। राग उसकी बात सुन अरे पर मैंने क्या कहा। एकांशी अपनी साइड लेते हुए कुछ नहीं। राग उसका गुस्से में फूला मुंह देखकर उसके बगल में लेट जाता है और उसे खुद से सटाकर अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था और वैसे भी रात काफी हो गई है और कल का दिन थकान भरा होने वाला है इसलिए अभी सो जाओ, मेरे बारे में जानने को अभी पूरी जिंदगी है। एकांशी एक बार तो उसे घूर के देखती है लेकिन राग प्यार से उसके गालों पर अपने होंठ रखकर सच्ची जान मजाक कर रहा था और अगर मैंने पुरानी बातें बतानी शुरू की तो यही सुबह हो जाएगी, इसलिए बाकी की बातें बाद में। एकांशी राग की बात सुन के बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे यहाँ से वापस जाने के बाद हमें समय मिल जाएगा ना। वापस जाने के बाद हम अपनी पढ़ाई और घर में बिजी हो जाएंगे और आप हॉस्पिटल में और आपकी ड्यूटी का ना समय तय है ना ही सीमा, इसलिए बात तो रहने दीजिए। उसकी बच्चों जैसी शिकायतें सुनकर राग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो एकांशी के गाल पकड़ते हुए हम बात तो तुम्हारी सही है लेकिन अभी हम यहाँ और है और ये राग यदुवंशी का वादा है जब तक हम दोनों यहाँ हैं एक दूसरे के बारे में दोनों से पुरानी यादें साझा करेंगे। एकांशी अपनी आंखें टिमटिमाते हुए सच्ची। राग उसके चेहरे मासूमियत और आंखों में बचपना देख मुझी। अब सो जाओ रात काफी हो गई है। एकांशी राग की बात सुन के मुस्कुरा कर हमें सिर हिला देती है। वही राग प्यार से उस